बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 सीरीज़ की लास्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की और उनके सॉल्यूशंस की। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर नॉन जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशंस इफ पॉसिबल। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ एक जो न्यू वर्ड आपके लिए है वो है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो देखिए बेटा, जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस एक साथ आ जाएं तो हम उसको पहले तो कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, लीनियर क्यों कह रहे हैं ये आपको पता है कि जो इसमें वेरिएबल्स या अननोन्स आ रहे हैं एक्स वाई और जेड, इन सब की पावर है 1 1 1, ठीक है, जो मेंशन नहीं होती है। तो ये एक तो लीनियर इक्वेशंस है, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि 3 इक्वेशंस यहाँ पर हैं। अच्छा, होमोजीनियस क्यों कहेंगे इनको कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो कांस्टेंट्स हैं आपके, ये देखें, ये कांस्टेंट्स क्या हैं यहाँ पे 0 0 0। तो अगर ऐसा है कि ये जो आपके कांस्टेंट्स हैं ये जीरोज हों तो ऐसी ही सूरत में ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये बन जाएगा आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गेटिंग? और अगर यहाँ जीरो के अलावा कोई और एक भी अगर नॉन जीरो नंबर यहाँ आ जाता है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज में आपने जो काम करना है, जो सॉल्यूशंस पे काम करना है, वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो वेज हैं वो आप सीखेंगे यहाँ, ठीक है जनाब। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी बात, यहाँ पे एक और टर्म आई कि हमें इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। किस चीज़ के लिए सॉल्व करना है? फॉर द नॉन जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, सेकंड वर्ड ये आता है नॉन जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा बेटा देखिए, यहाँ पर जो है आपके पास, आपको पता है 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड। जब हम कहते हैं सॉल्व करें तो इसका मतलब है हमारा मकसद ये होता है कि जो अननोन्स हैं इस इक्वेशन के उनकी वैल्यूज़ को तलाश करें, उनको फाइंड करें। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए कि ये इक्वेशंस जो हैं आपकी सेटिस्फाई हो जाए। यानी अगर आप यहाँ पे एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज़ होंगी, जो भी रूट्स होंगे, अगर आप उनको यहाँ एक्स वाई और जेड की जगह इंसर्ट करें तो आपका आंसर आ जाए राइट हैंड साइड। अच्छा, तो आपको मालूम है कि एक्स वाई और जेड की जगह अगर हम 0 0 0 यहाँ पर इंसर्ट कर लें 0 0 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स एक्स वाई और जेड अगर आप यहाँ 0 0 रखें तो आपका आंसर 0 आएगा। इसका मतलब है कि एक्स वाई और जेड जो है वो हमेशा इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो एक्स वाई और जेड सॉल्यूशन होता है ये कहलाता है आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? ट्रिवियल भी कहते हैं इसको, और जीरो सॉल्यूशन भी कहा जाता है इसी को। तो इसी तरीके से अगर जो है आपके यहाँ पर एक्स वाई जेड के कोई और दूसरे नंबर्स आ रहे हैं जो जीरो नहीं है, इसके अलावा कोई और दूसरे नंबर्स आएंगे तो उस सूरत में वो आपका जो सोल्यूशन है वो कहलाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि सॉल्व करें इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों है? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जीरो जीरो इनके कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये होमोजीनियस सिस्टम है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने तलाश करना है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है। नॉन ट्रिवियल यानी कि वो सॉल्यूशन जो जीरो सॉल्यूशन नहीं है। गेटिंग? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये कि आप समझ लें पहली बात कि किस सूरत में आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है और किस सूरत में ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आता है। तो पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि अगर आप देखें, आपने पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने सीखा रैंक कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। अच्छा, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा के हम, अगर आप ये देखें कि अगर आप देख रहे हैं रैंक ऑफ ए जो है n के बराबर आ रहा है। अच्छा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो है हमारा इन कोफिशिएंट से अभी हम बनाएंगे, और n क्या है? n जो है नंबर ऑफ अननोन्स हैं। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की सिस्टम की बात करें तो यहाँ x y और z कितने अननोन्स हैं? 3 अननोन्स हैं। तो n जो है नंबर ऑफ अननोन्स है। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका रैंक है किसी भी मैट्रिक्स का वो उसके अननोन्स के बराबर आ रहा है, तो उस सूरत में जो है आपका जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, यानी कि जीरो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है जनाब। और अगर आप देखते हैं कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड किया है और वो जो रैंक है वो
लेस देन आ रहा है नंबर ऑफ अननोन्स से, यानी कि जो है नंबर ऑफ अननोन्स में फिर रिपीट करी हूँ, इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से रैंक की जो तादाद है, जो भी नंबर आया है वो कम आ गया है, उस सूरत में जो सिस्टम इक्वेशन है उसके ट्रिवियल तो होता है, लेकिन ट्रिवियल सॉल्यूशन ना हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू जब भी आप जीरो पुट करेंगे तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। जीरो ट्रिवियल तो होता है, लेकिन उस सूरत में जब रैंक आपका लेस देन आ जाए नंबर ऑफ अननोन से, तो इसके ट्रिवियल के साथ साथ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, यानी बहुत सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके साथ साथ आपके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो ये कंडीशन पहले तो आपने अपने माइंड में रखनी है जब भी आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने लगें। अच्छा चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, ax इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। तो हम लिख रहे हैं वी कन्वर्ट द अबव सिस्टम of equations to the form ax is equals to 0। ax is equals to 0 की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट्स का, x, y और z के कोफिशिएंट का। तो पहले x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 2, z का कोफिशिएंट क्या है -2। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाली रॉ देखें तो यहाँ पर आपका x का कोफिशिएंट 2 है, y का 1 है और z का +5 है। इसी तरीके से थर्ड रॉ को चेक करें तो x का कोफिशिएंट 5, y का 4 और z का 8। और अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी वेरिएबल यहाँ पर हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता, किसी भी इक्वेशन के अंदर फॉर एग्जांपल y अगर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 काउंट होगा। तो आपने उसकी स्पेस को छोड़ना नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो है y की जगह आपने 0 लिखना होता है अगर कभी कोई भी वेरिएबल मिसिंग हो। अच्छा, ये तो हो गया आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अच्छा, इसी के साथ आप बनाएंगे कॉलम मैट्रिक्स जिसमें आपके अननोन्स आएंगे। कौन कौन से अननोन्स हैं हमारे, x, y और z, तीनों अननोन्स आ गए, ठीक है। और इक्वल टू द राइट हैंड साइड, लुक एट द राइट हैंड साइड हमारी जो है 0 0 0 सॉल्यूशन पे है, तो हमने इसका कांस्टेंट का एक मैट्रिक्स बनाया, कॉलम मैट्रिक्स, जो कि है 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका a हो गया, ये आपका x हो गया अननोन्स, और ये आपका जो है समझ लें आपका कॉलम जो है मैट्रिक्स है, जो कि नल मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, ओ मैट्रिक्स है। ओ वैसे हम वैसे भी नल मैट्रिक्स के लिए नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम दे देंगे वेयर दिस a इज इक्वल्स टू, a जो है हमारा क्या है 1 2 -2 2 1 5 और 5 4 और 8, ठीक है। और जनाब x क्या है, x हमारा अननोन्स का मैट्रिक्स है, x y और z, एंड जो o है हमारा नल मैट्रिक्स, दैट इज 0 0 एंड 0, ठीक है जनाब। तो ये ax इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, अब क्योंकि हमें सॉल्व करना है इस होमोजीनियस, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ एक बार आपको, होमोजीनियस क्यों है कि इसके जो हमने कांस्टेंट का जो मैट्रिक्स बनाया है कॉलम मैट्रिक्स, वो 0 0 एलिमेंट्स पे जो है इसमें इंक्लूड है, सारे 0 एलिमेंट्स हैं, इस वजह से हम इसको होमोजीनियस कह रहे हैं। अगर यहाँ कोई भी नॉन जीरो नंबर आ जाता, उस सूरत में ये जो सिस्टम था ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो है बन जाता लीनियर इक्वेशंस का। अच्छा, अब हमें इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस जो है तलाश करने हैं, अगर पॉसिबल हुए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें मालूम करना होता है इस मैट्रिक्स का रैंक, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है हमने बनाया है, इसका हम मालूम करेंगे कि रैंक क्या आएगा। तो चले जनाब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रैंक कैसे मालूम करते हैं, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कि अगर हम मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में या रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा दें, तो उसमें आखिर में हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हम देख लेते हैं, वो हमें बता देती है कि ये इस मैट्रिक्स का रैंक होगा जितनी भी नॉन जीरो रोज की तादाद आती है। तो हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स ए को कन्वर्ट करेंगे इक्लॉन फॉर्म में, राइट। तो चलें जनाब, मैं इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रही हूं इस मैट्रिक्स को नाउ। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है मैं पहले लिख लेती हूँ इसको, कन्वर्टिंग ए इनटू इट्स इक्लॉन फॉर्म, ठीक है जनाब। पहले हम इसकी इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैं पहले मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। इस मैट्रिक्स को 1 2 -2
2 1 5 5 4 8। चले जनाब, अच्छा रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस में परफॉर्म करवाऊंगी तो इसलिए मैंने ये साइड में जो है रॉ इक्विवेलेंट का सिंबल लगा दिया है। इक्लॉन फॉर्म के लिए मैं आपको बताती चलूँ दोबारा से कि आपका हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट होता है 1 और 1 के बिलो होते हैं तमाम एलिमेंट्स 0। तो अगर आप देखें पहली रॉ को हम ऑब्जर्व करें और इसका लीडिंग एलिमेंट चेक करें तो लीडिंग एलिमेंट 1 ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। अच्छा 1 के नीचे होने चाहिए दोनों नंबर्स या तीनों जितने भी एलिमेंट्स हो वो सब 0। तो इसका मतलब है हमें बनाना है इस 2 को भी 0 और इस 5 को भी 0। कैसे बनाएंगे, ये 2 कैसे 0 बन सकता है, ये जो पॉजिटिव 2 है इसके पास अगर नेगेटिव 2 कहीं से आके जमा हो जाए, प्लस हो जाए, तो जो है ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस लीडिंग एलिमेंट की हेल्प लेंगे और -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के लाएंगे ताकि वो -2 1 -2 हो जाए और आके इस दूसरी रॉ में R2 के अंदर हम ऐड करवा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम R2 में ऐड करवा रहे हैं, किसको ऐड करवा रहे हैं, -2 को मल्टीप्लाई करवा के किसके साथ, R1 के साथ। बात समझ में आ रही है, ताकि हमारे पास -2 आ जाए और वो जो है आपके इसके पॉजिटिव 2 के साथ में ऐड होके 0 बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ अगर आप देखें अपनी तीसरी रॉ जो कि है +5, तो ये इस +5 को 0 कैसे बनाना होगा, हमें हमारे पास कहीं से आ जाए -5। -5 कैसे आएगा, ये जो हमारा लीडिंग एलिमेंट है 1 -5 को अपने आप से मल्टीप्लाई करवा के लाएगा और इसमें आके जमा करवा देगा, तो जो है इस तरह से ये भी 0 बन जाएगा। इसका मतलब R3 में क्या होगा, कौन सा नंबर प्लस होगा, -5 जो कि मल्टीप्लाई करवा के आएगा किसके साथ, R1 के साथ में। ठीक है जनाब, तो हमने लिख दिया है, अब जरा परफॉर्म करवा लेते हैं। अच्छा चेंजेस किस में नहीं आएंगी, फर्स्ट रॉ में कोई चेंज नहीं आएगा, तो राइटिंग दीज एलिमेंट्स एज इट इज, इनको एज इट इज लिख रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं R2 से। R2 में हमने एडिशन करवानी है -2 मल्टीप्लाई करवा के R1 के साथ में, तो -2 मल्टीप्लाई करवाएं, -2 1 -2 +2 में ऐड हुआ 0 हो गया। ऐसे ही -2 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ तो -4 आ गया और वो 1 में ऐड करवाया तो -3 आ गया। ऐसे ही -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 +4 आएगा, +4 जब 5 में ऐड होगा तो 9 बन जाएगा। जी जनाब, सेकंड रॉ पे काम हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड रॉ पे। R3 को देखें, R3 में हमने क्या करना है, -5 को मल्टीप्लाई करवाना है R1 के साथ में, तो -5 मल्टीप्लाई करवाएं, -5 1 -5 और इस 5 में आके जब R3 में प्लस हुआ तो बन गया 0। ऐसे ही -5 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया R1 के एलिमेंट, -5 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -10 आ गया, -10 जब 4 में आके प्लस हुआ तो -6 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही माइनस का जब 5 जो है आपका -2 से मल्टीप्लाई हुआ +10 आ गया, +10 जब 8 में आके प्लस हुआ तो ये हो गया 18। क्लियर है जनाब। अच्छा अब देखें हमारा पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया है, 1 के बिलो तमाम एलिमेंट्स 0 भी हो गए हैं जनाब। चलें अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमारी बात दूसरी कंडीशन पे आते हैं। हम अपने सेकंड रॉ को चेक करते हैं। सेकंड रॉ का भी लीडिंग एलिमेंट होना चाहिए 1। इधर देखें जरा, सेकंड रॉ का लीडिंग एलिमेंट इस वक्त 1 नहीं है बल्कि क्या है, -3 है। तो इस -3 को 1 कैसे बनाएंगे, -3 को -3 से डिवाइड करवा देंगे, वो 1 बन जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम पूरी R2 को, क्योंकि हम काम करते हैं पूरी रॉ पे, तो हम R2 को डिवाइड करवा देंगे -3 के साथ। तो मैं अब यहां लिख रही हूं R2 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है जनाब, R2 को हम -3 से डिवाइड करवा रहे हैं, तो लिखते हैं बाकी के एलिमेंट्स सेम, 1 2 -2। अच्छा R2 को डिवाइड करवाते हैं, जब हम 0 को डिवाइड करवाएंगे -3 से तो 0 ही रहेगा, -3 से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 9 डिवाइड होगा -3 से तो -3 आ जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा बाकी का तीसरी रॉ हमारी रहेगी एज इट इज, फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है जनाब। अच्छा अब इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। चलें अच्छा जी, तो अब क्या करना है, अब क्योंकि लीडिंग एलिमेंट हमारा सेकंड रॉ का भी 1 बन चुका है, 1 के नीचे भी हमने बनाना होता है क्या, 0। अब देखिए नीचे एलिमेंट क्या है, -6 है, -6 के साथ हमें चाहिए +6 ताकि ये भी बनाए 0। तो +6 कैसे आएगा, वंस अगेन ये लीडिंग एलिमेंट हेल्प करेगा हमारी। 6 ये अपने आप को 1 है ये 6 से मल्टीप्लाई करवाएगा और आके इसमें प्लस करवा देगा। तो इसका मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर डूइंग, राइट साइड पे आपने मेंशन करना है एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म करवाएंगे। हम क्या करेंगे, हम R3 में प्लस करवाएंगे किसको, क्योंकि हमें 0 बनाना है R3 के अंदर, तो हम R3 में किसको प्लस करवाएंगे, पॉजिटिव जो 6 है हमारा उसको किसके साथ, R2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के, यानी कि हम
6 के साथ में इस 1 को मल्टीप्लाई करवा के लाएंगे और माइनस के 6 में ऐड करवा देंगे तो ये बन जाएगा 0। चले जनाब अब परफॉर्म करते हैं। अच्छा, पहली और दूसरी रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो ये एलिमेंट्स रहेंगे सेम, 1 2 -2 0 1 -3, ये तमाम एलिमेंट्स फिलहाल हो गए सेम दोनों रॉस के। तीसरी रॉ पे काम करना शुरू करते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे R2 को और 3 में ऐड करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 6 0 ज़ा 0 एंड देन 0 में ऐड होगा तो वो 0 ही रहेगा। इसी तरह 6 1 ज़ा 6 माइनस के 6 में ऐड हुआ 0 हो गया। 6 3 ज़ा 18 माइनस का 18 प्लस के 18 में ऐड हो गया तो ये भी 0 हो गया। तो जनाब देखें हमारी इक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। हर रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 है और 1 के नीचे 0 है। और यहाँ पर इस मैट्रिक्स में एक 0 रॉ भी आई है जो कि आखिर में भी आई है, तो ये भी इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन में शामिल है। चलें, इक्लॉन फॉर्म बन गई है तो अब पहले यहाँ से आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है। हेयर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस की तादाद। तो नॉन जीरो रॉस कितनी आई है? एक पहली और एक दूसरी नॉन जीरो रॉ है, तीसरी तो जीरो रॉ है क्योंकि तमाम एलिमेंट्स इसके हैं 0। इसका मतलब रैंक यहाँ पे क्या हुआ? 2 हो गया क्योंकि 2 नॉन जीरो रॉज आई हैं यहाँ पे। तो अच्छा, साथ साथ ये बताएं कि इस मैट्रिक्स का जो आपका अननोन्स थे वो कितने थे? इस मैट्रिक्स के अननोन्स कितने थे? गौर से देखें, यहाँ पे x, y और z 3 अननोन्स थे। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा n था वो क्या था? 3 था। ऐसा ही है ना? तो अगर मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि जब भी आपके का जो मैट्रिक्स है अगर उसका रैंक n से लेस आ जाए, कम आ जाए, तो उस सूरत में उसके क्या होते हैं? उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें देखना होगा, हम फाइंड करेंगे कौन से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जब भी आपके रैंक ऑफ ए लेस देन n होगा। तो हम पहले लिखते हैं रैंक ऑफ ए, हियर रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, so system has infinitely many solutions। चलें जनाब, सिस्टम के मैनी सॉल्यूशंस हैं, अब हम ढूंढते हैं वो कौन से सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। दस वी हैव, जो आपका मैट्रिक्स आ गया है सिंप्लीफाई होकर, पहले उस मैट्रिक्स को लिखते हैं ए की जगह। 1 2 -2 0 1 -3 0 0 0। इस मैट्रिक्स के साथ कॉलम मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हमारा जो अननोन्स का था x y z इज इक्वल टू 0 0 0। अच्छा, ये हमने क्या किया है? ये हमने वही वाला जो अभी ऊपर आपका सिस्टम था, देखें ax इज इक्वल टू 0 था, इसको वही दोबारा लिखा है, लेकिन a की जगह अब हमने क्या लिखना है? a की जगह इसका जो हमने अभी फिलहाल जो है कॉलम इक्लॉन फॉर्म जो इसकी कन्वर्ट बना ली है वो लिखना है। तो ax इज इक्वल टू 0, ये वही फॉर्मेट है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये मल्टीप्लाई करवा के क्या आता है चेक करें। 1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x आ जाएगा, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2y एंड -2z इज इक्वल टू 0। जैसे नॉर्मल हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं हम वही करवा रहे हैं। तो रॉ को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया कॉलम से इक्वल टू, और उसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाले नंबर के बराबर लिख दिया है। ठीक है जनाब, ऐसे ही जरा सेकंड रॉ को देखें तो सेकंड रॉ 0 मल्टीप्लाई करेगी x से तो 0 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई करेगा y से तो y आ जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई करेगा z से तो माइनस का 3z इक्वल टू 0। और लास्ट के जो तो हैं ही 0 0, तो वो 0 मल्टीप्लाई करेंगे x से y से z से तो 0 ही आएंगे इक्वल टू 0। वो लिखने की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर है जनाब? चलें, तो y माइनस, अच्छा देखें तो अगर यहाँ पर हमारे पास कितनी जो है इक्वेशंस आई हैं, 2 इक्वेशन बन गई हैं। स्टार्टिंग में ये कितनी इक्वेशंस थी? 3 थी, लेकिन इक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करवा के अब कितनी इक्वेशंस बन गई हैं? 2 इक्वेशंस। तो इक्वेशंस 2 हैं और अननोन्स यानी कि वेरिएबल्स की तादाद है 3। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक फ्री वेरिएबल सपोज करते हैं। फ्री वेरिएबल x y और z में से 3 जो हैं तीन जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनमें एक को हम सपोज कर लेंगे फ्री वेरिएबल के तौर पे। तो पहले इक्वेशन का नंबरिंग कर लेते हैं। इसको हम 1 बोलते हैं इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन 2। अच्छा, इसमें से अगर हम वैल्यू निकालें y इज इक्वल टू माइनस का 3z है, राइट साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 3z बन जाएगा। ऐसा ही है ना, प्लस का 3z बन गया। तो अब हमने क्या करना है? हमने इस z को, क्योंकि ये z जो है हमारा इन सब में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इस z को सपोज कर लेंगे एज अ फ्री वेरिएबल। लेट
z इज इक्वल टू k। ठीक है जनाब, ये k क्या है, फ्री वेरिएबल है, ब्रैकेट में आप भले मेंशन कर लें कि इसको हमने एज अ फ्री वेरिएबल लिया है। उस सूरत में जब z जो है आपका k के बराबर है तो अब y की और x की क्या वैल्यूज होंगी, देखें z तो हमारा हो गया k के बराबर, तो y किसके बराबर होगा, जो कि 3z के बराबर था, तो ये बन जाएगा 3k के बराबर। ऐसा ही है, z की जो है हमने वैल्यू को यहाँ पे रख दिया k। अच्छा, अब आप जरा x को देखें, x क्या बनता है, तो x की इक्वेशन जो है यहाँ से पता चल जाएगी हमें, x प्लस 2y माइनस 2z था। तो अगर इक्वेशन 1 में से देखें हम, तो ये तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन किस में से आया है, ये इक्वेशन 2 में से आया है ना, हमने y माइनस 3z था तो हमने y इज इक्वल टू बल्कि थर्ड इक्वेशन में से आया है, तो ये फ्रॉम यहाँ पे साइड में मेंशन कर देते हैं, फ्रॉम 3, ये तीसरी इक्वेशन में से आया है, y इज इक्वल टू 3z, z की जगह हमने k की वैल्यू लिख दी है। और अब हम फ्रॉम 1 में से लिख रहे हैं, फ्रॉम 1 में से लिखते हैं, तो ये क्या है, x प्लस बल्कि x इज इक्वल टू कर लेते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, इन दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करवाते हैं। तो x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2y बन जाएगा, और माइनस नहीं बल्कि प्लस का 2z बन जाएगा। ऐसे ही बनेगा, माइनस का 2y और प्लस का 2z, क्योंकि ये साइंस चेंज हो जाएंगी, ये वाली जो टर्म है पॉजिटिव राइट साइड पे जाएगी नेगेटिव बन जाएगी, और ये जो नेगेटिव टर्म है राइट साइड पे जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी। चले जनाब, वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस 2y की जगह हमें क्या रखनी है, y की वैल्यू क्या आ चुकी है, 3k हमने लिख दी, प्लस 2, और z की क्या वैल्यू अभी हमने सपोज की है फ्री वेरिएबल के तौर पर, तो हम इसको लिखेंगे z की जगह हम k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है, x इज इक्वल टू 3 2 6, माइनस का 6k बन रहा है और प्लस का 2k, इसका मतलब ये बन रहा है माइनस का 4k। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4k। समझ में आ रही है बात, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब है फाइनली हम जो है लिख सकते हैं, नाउ द सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू माइनस 4k, y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू k। क्लियर है भाई, तो तमाम तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, x की, y की और z की, लेकिन ये किस में आई है, k की फॉर्म में आई है। तो हमें बताना पड़ेगा k क्या है हमारा, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, k जो है हमारे रियल नंबर में से हैं, लेकिन जीरो को छोड़ के बात करेंगे हम। ठीक है जनाब, तो हम कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन जीरो के अलावा। तो इस तरह जो है, क्योंकि हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस तलाश कर रहे थे इसके क्योंकि जो है हमारा रैंक था मैट्रिक्स का, वो जो आपके नंबर ऑफ अननोन्स है उससे लेस आया था, इसका मतलब इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके। तो अगर आप देखें, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ये तो मतलब समझिए ये आपका आंसर है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि बहुत सारे सोल्यूशन कैसे, सवाल आता है ना स्टूडेंट्स के जहन में कि मिस कह रही हैं बहुत सारे सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे। देखें, z की जगह अगर मैं पहला नंबर जो k है हमारा, इसका 1 ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे k की जगह ले लेती हूँ 1, तो उस सूरत में देखें क्या होगा, z की वैल्यू क्या बन जाएगी, k की जगह हमें क्या रखना होगा, 1 बन जाएगी। ऐसे ही अगर आप देखें y और x को भी देखें, तो y की क्या वैल्यू बन जाएगी, k की जगह जब हम 1 रखेंगे तो 3 बन जाएगा। और जो z है, आप z बता चुकी हूँ, बल्कि x की बात करते हैं अब हम, जो x है आपका, जब हम k की जगह यहाँ रखेंगे 1, तो ये क्या बन जाएगा, -4, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4। ये देखें एक सोल्यूशन आया 1, 3 और -4 का। ऐसे ही अगर आप k की दूसरी वैल्यू चेंज कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम 2 रख के देखते हैं, तो z की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बनेगी। इससे देखें y क्या बनेगा, 3 2 6, y इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। और ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, k की जगह जब आप 2 रखेंगे x, तो माइनस का 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -8। इसी तरीके से करते करते बहुत सारी मल्टीपल जो है सॉल्यूशंस आते जाएंगे, x के, y के और z की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। किस तरह आएंगी, जो आपका फ्री वेरिएबल k है उसकी जगह आप बहुत सारे नंबर्स रियल नंबर में से रख सकते हैं, लेकिन जीरो को छोड़ के, क्योंकि हम मालूम कर रहे हैं नॉन ट्रिवियल। अगर जीरो रख दिया, देखें अगर जीरो रख दिया तो क्या होगा, अगर जीरो रख दिया तो k की वैल्यू जब आप जीरो रखेंगे तो z की वैल्यू जीरो बनेगी। ऐसे ही जब k की वैल्यू यहाँ जो है जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ भी जीरो बनेगी, और ऐसे ही जब k की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू भी जीरो बनेगी। तो 0 0 यानी ट्रिवियल सोल्यूशन तो हमेशा ही होता है इन इक्वेशंस का, लेकिन नॉन ट्रिवियल जो है आपको इस इक्वेशन में तलाश करना था, तो वो हमने ढूंढ लिया है x का, y का और z का। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। चलिए जनाब, मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया है, तो अब हम इसको भी लिखते हैं। वी कन्वर्ट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वी कन्वर्ट द अबव
सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू द फॉर्म ax इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब, x इज इक्वल टू 0, बल्कि 0 नहीं o, मैं बार बार इसे 0 पढ़ रही हूँ, सॉरी, बट दिस इज o, क्योंकि हमारा ये नल मैट्रिक्स होता है ना, ये वाला कॉलम मैट्रिक्स। चलें इसको भी चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे जो a होगा हमारा, एक अननोन्स का मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि x होगा, और एक जो है हमारा कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक बनाएंगे जो कि o कंसीडर किया जाएगा। तो एलिमेंट्स लिखते हैं यहाँ पे। x की वैल्यू क्या है 1, और y की क्या है 4, और z की क्या है 2। ऐसे ही देखें, सेकंड x की क्या है कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, और z का माइनस का 3। और इसी तरह तीसरी वाली रो का 3 जो है आपका x का कोफिशिएंट हो गया, 2 आपका y का, और माइनस का 4 आपका z का कोफिशिएंट। अननोन्स यहाँ पे भी वही हैं, x, y और z, और जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब यहाँ पे भी 0 0 0 हैं। तो ये हमारा a मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा x मैट्रिक्स हो गया, और ये हमारा o मैट्रिक्स हो गया। ax इज इक्वल टू 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जनाब, चलें अब हम क्या करेंगे, हम ए मैट्रिक्स को जो है इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैं मैट्रिक्स यहाँ पे दोबारा लिखूंगी ताकि स्टेप बाय स्टेप अभी हम इसमें जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएं। 1 4 2 2 1 -3 3 2 -4। चलें पहली इक्लॉन फॉर्म की कंडीशन फिर से रिमाइंड करते हैं। हर रो में लीडिंग एंट्री शुड बी 1 एंड बिलो 1 ऑल द एलिमेंट शुड बी 0। यानी हर रो के लीडिंग एंट्री को 1 होना चाहिए और 1 के नीचे होने चाहिए 0। देखिए पहली रो जो है इसका लीडिंग एलिमेंट 1 ऑलरेडी है, 1 के नीचे हमें 2 और 3 को बनाना है 0। तो 2 को 0 कैसे बनाएंगे? अगर इसके पास माइनस का 2 कहीं से आ जाए, और ये जो 3 है ये 0 कैसे बनेगा? अगर इसके पास माइनस का 3 कहीं से आ जाए। तो वो कहीं से कैसे आएगा आपको अच्छी तरह मालूम है। आपका जो R2 है इसमें आप प्लस किसको करवाएंगे? माइनस के 2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के। और इसी तरह जो R3 है इसमें भी आप प्लस किसको करवाएंगे? माइनस के 3 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के। ऐसा ही है। अब ये रिपीटेशन होगी इक्लॉन फॉर्म की, इसलिए बहुत अच्छी आपने 2.4 में प्रैक्टिस करनी है इक्लॉन और रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म की, ताकि इन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 4 2 पहली रो को तो हम सेम लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं अब R2 पर। तो R2 में हमें स्टार्ट करवाना है, क्या करवाना है? एडिशन करवानी है -2 की R1 के साथ। तो माइनस का 2 जो है मल्टीप्लाई करवाएं R1 के एलिमेंट के साथ, हर एलिमेंट के साथ, और R2 में प्लस करवाते जाएं। तो -2 1 द -2, और +2 में ऐड हो गया तो 0 बन गया। ऐसे ही -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8, -8 + 1 में ऐड किया तो माइनस का 7 आ गया। ऐसे ही माइनस का 2 मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो माइनस का 4, माइनस के 3 में ऐड किया तो माइनस का 7 ही आ गया ये भी। ऐसे ही अब जरा R3 पे आ जाएं। R3 में हमने क्या करना है? माइनस के 3 को R1 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस का 3 1 -3 + 3 में ऐड हुआ R3 के तो ये 0 हो गया। ऐसे ही माइनस का 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो माइनस का 12 प्लस के 2 में ऐड हुआ तो माइनस का 10 आ गया। ऐसे ही माइनस का 3 2 6, और वो माइनस के 4 में ऐड होगा तो माइनस का 6 माइनस का 4 हो गया माइनस का 10। ये भी ठीक है जनाब, हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट टारगेट क्या होता है हमारा? पहली रो का एलिमेंट हमने 1 बना लिया और 1 के नीचे जो है 0 बना लिया। दूसरी रो का भी जो लीडिंग एलिमेंट है वो भी 1 होना चाहिए, यानी ये जो माइनस का 7 है इसको होना चाहिए पहले 1। अब ये माइनस का 7 1 कैसे बनेगा? हम इस R2 को डिवाइड करवा देंगे माइनस के 7 से। तो हम लिख लेते हैं एट दी राइट साइड R2 डिवाइडेड बाय -7। ठीक है, तो लिखें एलिमेंट 1 4 2, पहली रो सेम रहेगी और तीसरी भी सेम रहेगी। दूसरी वाली में डिवीजन होगी तो डिवाइड करवाते हैं। 0 को डिवाइड करवाया 7, माइनस के 7 से 0 आ गया। माइनस का 7 माइनस के 7 से डिवाइड हुआ 1 आ गया। ऐसे ही माइनस का 7 माइनस के 7 से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। अब बाकी की तीसरी रो फिलहाल अभी हम रखते हैं सेम, कुछ नहीं कर रहे अभी हम इसमें। अच्छा जी, लीडिंग एंट्री 1 बन गई है सेकंड रो की भी, और 1 के नीचे भी आपको मालूम है क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब ये माइनस का जो 10 है ये हमारा 0 कैसे बनेगा? इसके पास कहीं से अगर प्लस का 10 आ जाए तो वो कैसे आएगा? वही हमारे हेल्पर है हमारे पास ऊपर मौजूद, ये 10 को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएगा और इसमें आके जमा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम जो है क्या करने जा रहे हैं? हम R3 में प्लस करवाएंगे किसको? 10 को R2 से मल्टीप्लाई करवा के। क्लियर है? 10 को हम R2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और R3 में आके प्लस करवा देंगे तो 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड रो हमारी सेम रहेंगी, 0 1 1। R3 में चेंजेस आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करवाएं R2 के एलिमेंट को और R3 में प्लस करवाएं। तो 10 0 तो 0 और 0 में ऐड होगा तो 0 ही रहेगा। 10 1 दा 10,
माइनस के 10 में जाके प्लस होगा तो 0 बन गया। और ऐसे ही ये भी 10 वन जा 10 और माइनस के 10 में नीचे R3 के प्लस हुआ तो ये भी 0 बन गया। ठीक है जनाब, तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स जो इस वक्त सिंप्लीफाइड इक्लॉन फॉर्म में आ चुका है, ये हमारा कंप्लीट इक्लॉन फॉर्म में बन चुका है। हर रो का लीडिंग एलिमेंट हमें 1 भी नजर आ रहा है और 1 के नीचे हमें 0 भी नजर आ रहा है। अच्छा, इक्लॉन फॉर्म बन गई है। चलें, तो अब हम जो है हम कह सकते हैं कि इसका रैंक हमें यहाँ नजर आ रहा है। हेयर रैंक क्या है इस मैट्रिक्स का? रैंक ऑफ दिस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस कितनी आई हैं? वंस अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह 2 ही आई हैं। और जबकि हमारा जो एन अननोन्स जो हैं इसके वो कितने हैं? एक्स, वाई और जेड, वही 3 अननोन्स हैं। तो 3 अननोन्स और रैंक कम आया है। तो हम इसका मतलब है हेंस वी कैन से rank of A is less than n here, right? Rank of A less than n है, so we have infinitely many solutions. We have infinitely many non-trivial solutions. Non-trivial सॉल्यूशंस। ठीक है जनाब, इसके बहुत सारे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आने वाले हैं। अब जो आने वाले हैं ना उनको तलाश करेंगे कैसे आने वाले हैं। क्या करना होगा हमें? सबसे पहले हम इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको वापस से ax इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में अपने इक्वेशन को पहले लिखते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव ax इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इसको वापस से लिखते हैं। बट ए पे जो है अब आपने इसका इक्लॉन फॉर्म वाला मैट्रिक्स लिखना है। 1 4 2 0 1 1 0 0 0, ये हो गया ए। ठीक है जनाब, एक्स पे क्या लिखना है? एक्स पे जो है आपको मालूम है आपके ये रहे अननोन्स। ए एक्स इज इक्वल टू 0 वही फॉर्मेट हम लिखेंगे, लेकिन ए की जगह अब हम इक्लॉन फॉर्म लिखेंगे ए की। तो एक्स के वापस एलिमेंट लिखते हैं जो कि हैं एक्स वाई और जेड इक्वल टू 0 0 0। डन हो गया। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट हमारे पास वापस आ गया। जरा इस फॉर्मेट को लिखने का मकसद क्या था? हम इक्वेशन को वापस मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया। 4 को वाई से मल्टीप्लाई किया, 4y आ गया। और 2 को z से मल्टीप्लाई किया तो 2z आ गया। इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0। ठीक है जनाब, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन होती है रो की कॉलम से मल्टीप्लाई करवाई, वो मल्टीप्लिकेशन हो गई इक्वल टू 0। इसी तरह ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से सेकंड रो को देखें तो 0 को x से करेंगे 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 को y से करेंगे y आ जाएगा, प्लस 1 को z से करेंगे z आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये भी जो है आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तीसरी वाली आनी नहीं है क्योंकि आपको पता है तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे 0 0 है। ओके, अच्छा यहाँ से अगर आप देखें तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? माइनस का z आ रही है। ऐसा ही है ना भाई, z राइट साइड पे जाएगा, तो इसको फिलहाल हम कह देते हैं इक्वेशन 3 है। अच्छा देखें, x की, y की और z की वैल्यूज की बात करते हैं अब हम। तो हमारे पास फिर से वही हुआ कि इक्वेशंस हमारे पास कितनी आई हैं यहाँ पर, ये तो मैंने इसी से निकाली है ना, तो इसको फिलहाल अभी छोड़ें। अगर आप ये देखें तो इक्वेशंस 2 आई थी हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के, जबकि अननोन्स कितने थे? 3 थे। ऐसा ही है जब भी जो है इसकी जो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो वंस अगेन हम सपोज करेंगे फ्री वेरिएबल का अपना, यहाँ पर किसको लेंगे? हम z को लेंगे, क्योंकि हमारे पास x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम z को यहाँ एक सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू k, जो कि आप ब्रैकेट में लिख दें कि ये जो k है आपका वो फ्री वेरिएबल है। हमने z को सपोज कर लिया क्या? k। तो अब देखें y की क्या वैल्यू बनेगी? देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस का z की जगह हम क्या लिखेंगे? z की वैल्यू हमने क्या सपोज की? k। तो y की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का k। एंड जो x है वो क्या बनेगा? वो यहाँ से बन जाएगा। इसको देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू ये जो आपका 4y है और 2z है, दोनों को राइट साइड पे शिफ्ट करवा दें क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये माइनस का 4y बन जाएगा और माइनस का ही 2z बन जाएगा। दोनों पॉजिटिव है, राइट साइड पे जाएंगे दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। अच्छा, बन गए। अब ये देखें आप कि y की और z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, तो हम इनको भी पुट कर लेते हैं। माइनस का 4, y की क्या वैल्यू आई है भाई? यहाँ पे y की वैल्यू आई है माइनस k, और माइनस 2, और z की क्या वैल्यू आई है? k। तो माइनस 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 प्लस, एक मिनट, या माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 2k, ये हो रहा है 2k आ रहा है भाई। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2k। तो z की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। क्लियर है जनाब? तो हमारे फाइनली जो हैं सॉल्यूशंस आ गए। नाउ
द सॉल्यूशंस आर क्या क्या सॉल्यूशंस आए सब लिख लें। x इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू -k एंड z इज इक्वल टू k। जो अच्छा साथ साथ ये भी बताएं कि k का क्या मतलब है। k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट नॉट जीरो को एक्सक्लूड करके माइनस कर दिया है हमने, जीरो को निकाल दें, क्योंकि जीरो तो फिर अगर यहाँ हमने पुट कर दिया जीरो की जगह तो वो तमाम के तमाम ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएंगे, जीरो सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन हम क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो जीरो को छोड़ के जो के की वैल्यूज हैं कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह ये आपका आंसर। ठीक है जनाब, क्वेश्चंस बहुत आसान है बट जस्ट नीड्स द प्रैक्टिस। जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये क्वेश्चंस। चलें जनाब, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, अब बात हो रही है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। नॉन होमोजीनियस पहले तो ये समझें कि ये क्यों है, क्योंकि मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था अगर आपके ये जो कांस्टेंट्स हैं ये कांस्टेंट अगर 0 0 0 होते हैं तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है होमोजीनियस। लेकिन ये क्योंकि नॉन जीरो नंबर्स हैं लिहाजा इस वक्त ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जीरोस नहीं हैं कांस्टेंट्स। अच्छा, एक चीज़ तो ये, अब हमें यहाँ पर जो ढूंढना है वो ढूंढना है कंसिस्टेंसी मालूम करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, सॉल्व करने को नहीं कहा गया, देखें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सॉल्व करें, बल्कि सिर्फ ये कहा है कि पता करें कि ये जो इक्वेशंस हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस जो हैं ये कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी, यानी इनका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ ये बात मालूम करनी है। कंसिस्टेंसी चेक करने का क्राइटेरिया क्या है, पहले तो आप जरा ये समझें। देखें बेटा, जब भी आप का ये जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स जाहिर है आप इसके कोफिशिएंट से बनाएंगे, तो उसका अगर आप देखते हैं रैंक, ठीक है जनाब, रैंक ऑफ दिस फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है हमारा, अगर हमारा ये ए मैट्रिक्स का रैंक जो है हमारे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के बराबर आ जाए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ना हम इस तरह लिखेंगे, ए और उसके नीचे छोटा सा बी लगा देंगे। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की सिंबल होता है, ए और छोटा सा इसमें जो है सबस्क्रिप्ट में बी लगा देना। अच्छा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए ये जो कांस्टेंट्स है ना, हम इन कांस्टेंट को भी इस कोफिशिएंट्स के साथ में एक कॉलम आखिरी ऐड कर देंगे, मतलब एक कॉलम एक्स्ट्रा रखेंगे इन कांस्टेंट्स का, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कोई मतलब एक्स्ट्रा कॉलम्स को हम इंक्लूड करवा दें तो वो ऑगमेंटेशन कहलाती है। तो अगर आप ये देखें कि आपका जो रैंक ए है ओरिजिनली ए मैट्रिक्स जो है उसका रैंक और एक जो कॉलम आपने ऐड करवाया है उसके अंदर और उसके बाद उसका भी फाइंड किया है रैंक, दोनों के रैंक अगर बराबर आ जाएं, बराबर भी आए और साथ साथ वो आपके नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हैं। जैसे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इसके 3 अननोन्स हैं, राइट, एक्स वाई और जेड। अननोन का मतलब होता है वेरिएबल, तो इस इक्वेशन के वेरिएबल के बराबर आ जाएं तो उस सूरत में जो है आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कहलाता है कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट, यानी उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई। दोनों का जो रैंक है वो इक्वल भी है और इक्वल किसके आए, अननोन्स की तादाद के बराबर आए। और अगर आप देखते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है आपने, दोनों का रैंक इक्वल आया है, इक्वल तो आ गया, लेकिन जो दोनों का रैंक है वो अननोन से कम आया है। जैसे सपोज करें कि अगर आपके यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं तो हमने ए का अगर हम निकालते हैं अभी इक्लॉन फॉर्म और चेक करते हैं उसका रैंक, तो उसका रैंक आ गया 2। ऐसे ही हमने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है इसी ए का और उसका भी रैंक चेक किया इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो पूरा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन का प्रोसीजर होता है परफॉर्म करवा के, उसका भी जो वैल्यू आई रैंक की वो 2 आई। यानी दोनों के रैंक्स तो इक्वल आ गए, लेकिन वो अननोन्स यानी कि जो वेरिएबल्स हैं इसके जो कि 3 थे तो उससे तो कम आई ना बाबा। तो अगर ऐसा सिचुएशन हो उस सूरत में भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इक्वेशन जो हैं कंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन उस सूरत में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। कितने, इनफाइनाइट। मैं यहाँ पे मेंशन करती चलती हूँ साथ साथ कि ये दोनों ही जो है सूरतें कंसिस्टेंट इक्वेशन की है, तो याद रखिएगा ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशंस ही कहलाएंगी ये दोनों की दोनों कंडीशंस। लेकिन
ये वाली जो पहली कंडीशन है जिसमें आपका जो रैंक है ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का दोनों का रैंक बराबर तो आए लेकिन अननोन की तादाद के बराबर आए तो इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। याद रखिएगा एक सॉल्यूशन आएगा। और अगर दूसरी वाली कंडीशन हो जिसमें रैंक जो है ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का बराबर तो आ गया लेकिन अननोन्स की तादाद के बराबर नहीं आया बल्कि उससे कम आया, उस सूरत में इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है बात? अभी हम करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है जनाब, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो हो गया कंसिस्टेंसी की कंडीशन। अब देखें अगर ऐसा हो आपके सामने, आप देख रहे हैं बाज़ दफ़ा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका रैंक और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक, दोनों का रैंक बराबर नहीं आया। ऐसा भी तो मुमकिन है कि हम मालूम करने चले हैं रैंक ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, दोनों का रैंक बराबर नहीं आया। इस सूरत में जो आपका मैट्रिक सिस्टम है इक्वेशंस का वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब कि जो है आपकी इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो नहीं आएगा। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहलाती हैं ये वाली। कब? जब आपका रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का और ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल ना आए। तो आपने पहले तो ये चीज़ अच्छे से समझनी है, याद रखनी है कंडीशंस को। अच्छा, ये एमसीक्यूज में भी ये कंडीशंस पूछी जा सकती हैं आपसे, ज़रूरी नहीं इस सॉल्यूशन में आए। ठीक है, तो कंडीशंस याद रखें। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, दोबारा से समझते हैं। डिटरमाइन करें कंसिस्टेंसी, यानी ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं क्या इनके सोल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे ये बताएं। सिर्फ सोल्यूशन निकाल के नहीं दिखाना, सिर्फ बताना है कि आएगा नहीं आएगा। तो वो कैसे पता चलता है? वो ए मैट्रिक्स का रैंक मालूम करके पता चलता है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक को मालूम करके पता चलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सिस्टम को हम कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें ए मैट्रिक्स नजर आए। वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म किस फॉर्म में लिखते हैं हम? ए एक्स इज इक्वल टू बी। अच्छा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 याद है? अभी हमने एक्स इज इक्वल टू ओ लिखा था। वो ओ क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ पे जो आपके जो कॉन्स्टेंट्स थे वो 0 0 0 थे, लेकिन मैं यहाँ पे बी का वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, बी का लेटर? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं वो यहाँ इस वक्त 0 नहीं है, कोई और नंबर्स हैं, दूसरे नंबर्स हैं, नॉन जीरो नंबर हैं। तो हमने इसलिए एक्स इज इक्वल टू ओ नहीं लिखना है इस वक्त, बल्कि ओ जो है हम नल मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये तो नॉन जीरो नंबर्स हैं लिहाजा हमने बी लिखा है। तो हम कन्वर्ट करते हैं इसको, दैट इज लेट्स कन्वर्ट। ए मैट्रिक्स बनाते हैं, एक्स की कोफिशिएंट 1, बी का -2, सॉरी बी नहीं है बल्कि वाई है, वाई का -2 और जेड का भी -2। सेकेंड रो देखें, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का 3 और जेड का 1। ऐसे ही तीसरी रो को देखें, एक्स का कोफिशिएंट 5, वाई का -4 और जेड का -3। ये हो गया आपका ए मैट्रिक्स। ए और एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। एक्स जो है आपका जो है अननोन्स होते हैं, उसका कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं हम। एक्स वाई जेड ही हैं, एक्स वाई जेड तीनों ही हैं, वही सेम, इज इक्वल टू बी। अब बी कैसे बनाना है? कॉन्स्टेंट्स का बनाना है। तो -1, 1 और 1, ये आपका हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है? अब हमने देखना है ए का, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका भी रैंक देखेंगे और इसका जो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे इस कांस्टेंट के कॉलम को इसमें शामिल करके उसका भी रैंक देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस ए मैट्रिक्स का रैंक क्या आएगा। अच्छा जनाब, ये जो है क्योंकि एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो है इस वक्त हमें स्क्वायर मैट्रिक्स नजर आ रहा है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करके देख लेना तो हमें रैंक का पता चल जाएगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इसका मतलब है जो इसका रैंक है वो उसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 है ना, 3 ऑर्डर है इसका। तो अगर इसका रैंक हमें देखना है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं आता इसका मतलब है इसका रैंक भी वही होगा जो इसका ऑर्डर है, यानी कि 3 होगा। तो हम इसका डिटर्मिनेंट तलाश करते हैं। ठीक है जनाब, तो लेट्स फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। 1 2 सॉरी 2 नहीं है बल्कि -2 है, -2 -2 2 3 1 5 -4 -3, इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं किस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है नहीं आ रहा, पता चल जाएगा। अच्छा, तो मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ फर्स्ट कॉलम से। तो पहला नंबर क्या है? 1 है। 1 की पोजीशन डिलीट करते हैं, 1 की रो और 1 का कॉलम डिलीट करने के बाद एलिमेंट्स कौन से नजर आ रहे हैं आपको? 3 1 -4 -3 3 1
-4 -3। ऐसे ही अगर दूसरा एलिमेंट देखें तो 2 है, लेकिन फॉर्मूले की वजह से हम बीच में सेकंड वाले नंबर पे माइनस लगाते हैं, पता है ना आपको, -2। इसकी भी पोजीशन को डिलीट करते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम को डिलीट करें तो एलिमेंट कौन से बच रहे हैं, -2 -2 -4 -3, -2 -2 -4 -3। और आखिरी नंबर को देखें तो ये 5 प्लस का 5, इसकी भी पोजीशन डिलीट करें, इसकी रो इसकी कॉलम डिलीट करें तो एलिमेंट्स कौन से रिमेनिंग है, -2 -2 3 और 1, -2 -2 3 और 1। ठीक है जनाब। चलें अब ज़रा इसको एक्सपेंड करते हैं फर्दर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई -3, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 आ गया और फॉर्मूले का माइनस लगाया बीच में, 4 1 ज़ा 4, लेकिन नेगेटिव का 4 आ रहा है तो वो प्लस का 4 बन जाएगा। ऐसे ही -2 बाहर रखा, -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 पॉजिटिव 6, फॉर्मूले का माइनस, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 आ रहा है। ठीक है। और ऐसे ही तीसरे वाले को देखें तो -2 1 ज़ा -2, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 3 2 ज़ा 6, लेकिन माइनस का 6 आ रहा है तो वो माइनस माइनस यहाँ के प्लस बना देगा। और अब देखते हैं फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है माइनस का 5 और 6 -8 क्या हो गया, -2 -2 से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 4 बन जाएगा। और ऐसे ही 6 -2 क्या बन गया हमारा, 4 4 5 ज़ा 20। तो ये आ रहा है 20 -5 15, 15 -4 11। बाय द वे 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब है जो ये एक नॉन ज़ीरो नंबर आया, इसका मतलब है जो रैंक मैट्रिक्स का बना ए मैट्रिक्स का, वो क्या बनाएगा, वही जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था इसका ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर क्या था, 3/3 का था, तो लिहाजा इसका जो रैंक बनेगा वो भी 3 बनेगा। तो ये तो किसका रैंक फाइंड हुआ, अभी हमने ए का देखा है, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना देख लिया है हमने, ये बात समझ लें। वो उसकी वजह क्या है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आ रहा। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये 0 आ जाता तो उस सूरत में फिर रैंक हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बल्कि वो जो है उस ऑर्डर से कम होता। उसके लिए फिर हम उसको इक्लॉन फॉर्म में ही फाइंड करते हैं, इक्लॉन फॉर्म ही इसकी फाइंड करते हैं एक्चुअल नंबर फाइंड करने के लिए रैंक का। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक फाइंड कर लेते हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अब ये देखें, आप देखें, अब हम मालूम करने जा रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक। तो पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाया जाएगा, पहले तो ये देखें आप, ये जो आपका ए मैट्रिक्स है इसको सेम लिखते हैं पहले, 1 -2 -2 2 3 1 5 -4 -3। अच्छा बेटा ये देखें, ये ए मैट्रिक्स लिखा है मैंने, इस ए मैट्रिक्स में हमने ऑगमेंटेशन करनी है किसकी, कॉलम मैट्रिक्स की। ये जो कॉलम मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है इसको इसके साथ चौथे कॉलम के तौर पे ऐड करेंगे हम। तो -1 1 और 1, ये चौथा कॉलम हमने इसमें ऐड कर दिया, ये ऑगमेंटेशन हो गई है। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है अगर हम कांस्टेंट के कॉलम को मर्ज करवा दें ओरिजिनल मैट्रिक्स में। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका चेक करना है रैंक, लेकिन इसका रैंक मैं डिटर्मिनेंट से चेक नहीं करूंगी इस तरीके से। उसकी वजह यह है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ना हो तो उसका डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड नहीं कर सकते। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। क्लियर है। तो हम इसका जो रैंक फाइंड करेंगे उसका जो हमने तरीका सीखा है वही इक्लॉन फॉर्म वाला तरीका ही अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो हम इस ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे किसमें, इक्लॉन फॉर्म में। तो वी फाइंड द इक्लॉन फॉर्म, वी फाइंड द इक्लॉन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। इक्लॉन फॉर्म, पहले मैट्रिक्स लिखें वापस से, 1 -2 -2 -1 2 3 1 1 5 -4 -3 और 1। चलें जनाब रॉ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं। इक्लॉन फॉर्म की पहली कंडीशन क्या है, लीडिंग एलिमेंट जो है होना चाहिए आपका हर रॉ का 1 और 1 के नीचे 0। तो पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट मुझे 1 नजर आ रहा है, लेकिन 1 के नीचे 0 नजर नहीं आ रहे। तो 2 और 5 दोनों को हमने बनाना है 0। कैसे बनाएं, आपको अच्छी तरह पता है। इस 2 के साथ हमें चाहिए -2। कहां से आएगा, ये जो आपका लीडिंग एलिमेंट 1 है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा -2 के साथ और आके इसमें प्लस हो जाएगा, इस तरह ये 0 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम R2 में प्लस करवाएंगे किसको, -2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के। क्लियर है। और ऐसे ही
ये जो R3 है आपका 5, इसके पास भी अगर कहीं से माइनस का 5 आ जाए तो वो ऐड होके इसमें 0 बन जाएगा। माइनस का 5 कहाँ से आएगा? इस 1 के साथ, जो लीडिंग एलिमेंट 1 है आपका, ये -5 के साथ अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा और आके इसमें प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है R3 में प्लस हो जाएगा माइनस का 5, जो कि मल्टीप्लाई होके आएगा किसके साथ? R1 के एलिमेंट्स के साथ में। क्लियर है? चलें परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, पहली रो हमने रखनी है सेम, उसमें कोई भी चेंजेस फिलहाल हमारे पास नहीं है। क्लियर है? चलें R2 पे देखते हैं। हमने -2 को मल्टीप्लाई करवाते जाना है R1 के साथ और उसमें प्लस करवाते जाना है R2 में। -2 बनता, -2 प्लस के 2 में ऐड हुआ, 0 आ गया। -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, 4 आ गया पॉजिटिव का, 4 3 में प्लस हुआ, 7 आ गया। ऐसे ही -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, 4 आ गया पॉजिटिव का, 4 और 1 ऐड हुए, 5 हो गया। ऐसे ही -2 बनता, -2 हो गया पॉजिटिव का, 1 में ऐड हुआ, 3 हो गया। ओके जनाब, अब R3 देखते हैं। -5 मल्टीप्लाई करवाएंगे R1 के साथ में और R3 में प्लस करवा देंगे। तो -5 बनता, -5 पॉजिटिव 5 में ऐड हुआ, 0 हो गया। -5 मल्टीप्लाइड बाई -2 पॉजिटिव 10, -4 में ऐड हुआ तो ये हो गया 6। ऐसे ही -5 मल्टीप्लाइड हुआ -2 से, पॉजिटिव 10, जब 3 में माइनस के 3 में ऐड हुआ तो हो गया 7। और ऐसे ही -5 बनता, -5 पॉजिटिव 5 हो गया और 1 में ऐड हुआ तो 6 हो गया। ऑलराइट, तो ये बन गई आपकी इक्लॉन फॉर्म। अभी बिल्कुल भी नहीं बनी है। अब आप देखें सेकंड रो को, तो सेकंड रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो इस वक्त है 7। इसको भी हमने 1 बनाना है और 1 के नीचे बनाना है 0। तो पहले 7 को अगर हम 1 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इस 7 को हम 7 से डिवाइड करवा के बना सकते हैं। इसका मतलब हम R2 को डिवाइड करवाएंगे हम 7 से, R2 डिवाइडेड बाय 7, ताकि ये 7 जो है 7 से डिवाइड होके 1 बन जाए। तो पहली रो को सेम रखें और तीसरी रो को भी सेम रखेंगे हम। पहले फिलहाल अब सेकंड रो देख लें। सेकंड रो को डिवाइड करवाएं 7 से, तो 0 डिवाइडेड बाय 7 0 हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाय 7 1 हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 7 5/7 ही आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 7 भी 3/7 आएगा। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही तीसरी रो फिलहाल अभी सेम आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, 1 बन गया लीडिंग रो में, आपका लीडिंग एलिमेंट जो है सेकंड रो का भी। अब हमने क्या बनाना है? अब हमने बनाना है 1 के नीचे भी 0। तो इस 6 को 0 कैसे बना सकते हैं? अगर हम कहीं से -6 ले आएँ, तो ये जो आपका लीडिंग एलिमेंट 1 है, ये माइनस के 6 के साथ अपने आप को मल्टीप्लाई करवाएगा और आके इसमें प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये जो है आपका 0 बन जाएगा। इसका मतलब हम करवाने जा रहे हैं R3 में एडिशन किसकी? -6 मल्टीप्लाई करेगा R2 को और उसमें आके प्लस हो जाएगा। क्लियर है? चलें स्टार्ट करते हैं। 1 -2 -2 -1, पहली रो सेम, दूसरी रो को भी सेम रखें। 0 1 5/7 3/7। तीसरी रो में एडिशन करवानी है। किसकी करवानी है? -6 को मल्टीप्लाई करवाना है R2 के साथ। देखें इधर, -6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 ही रहेगा और वो 0 में ऐड होगा तो भी 0 रहेगा। -6 बनता, -6 प्लस के 6 में ऐड हुआ, 0 हो गया। इधर देखें, -6 जो है 5/7 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 5 30, -30/7 हो जाएगा। -30/7 जब इसमें ऐड होगा, इधर देखते हैं, -30/7 जो है आपका किस में ऐड होगा? 7 में ऐड होगा। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 7 7 49, 49 -30 होता है कितना? 19 होता है। ऐसा ही है ना भाई, 19/7 आ रहा है, 19/7 आ रहा है। अब ऐसे ही तीसरा एलिमेंट को देखते हैं। -6 से जब आप इस 3/7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 3 18, -18/7 आ जाएगा और वो ऐड होगा किस में जाके? 6 में। तो एलसीएम इसका भी देखते हैं। 7 6 42, 42 -18 क्या आ रहा है? लेट्स सी, 42 -18 आ रहा है हमारा 24। तो ये आ रहा है 24/7, 24/7। इसको रफर को ज़रा साइड में रख लेते हैं। हाँ जी, 24/7 डिवाइड नहीं बनाया। ओके, ऑलराइट। सो क्या ये कन्वर्ट हो गई है? देखें, क्या ये हमारी जो है इक्लॉन फॉर्म में हो गया है कन्वर्ट? नहीं हुआ है, तो कम्प्लीटली और करना है अभी।
सेकंड रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1 हो चुका है और 1 के नीचे भी 0 बन गया है। अब बारी है थर्ड रो को। थर्ड रो को देखें तो लीडिंग एलिमेंट हमें बनाना है 1, यानी अब ये जो 19/7 है इसको हम कैसे हम बना सकते हैं 1, अगर हम इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 19/7 का रेसिप्रोकल नंबर को उल्टा करें तो 7/19 होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 7/19 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये बन जाएगा 1। इसका मतलब मैं R3 को मल्टीप्लाई करवाने जा रही हूँ किसके साथ, R3 किसके साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 7/19 के साथ, ताकि ये हम 1 बना सकें लीडिंग एलिमेंट। तो पहली और दूसरी रो को हम रखते हैं सेम, 5/7, 3/7। चलें जनाब, 7/19 से मल्टीप्लिकेशन शुरू करवाते हैं R3 की। पहले दोनों एलिमेंट 0 हैं तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 ही रहेंगे। 19/7 7/19 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1, कैंसिल हो गए। 24/7 7/19 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 24/19, 24/19 हो जाएगा 7 से 7 के कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल से ये इक्लॉन फॉर्म बन गई है। देखें अगर आप, तो ये आपकी पहली रो का एलिमेंट, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट 1 और 1 के नीचे 0, सेकंड रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1, 1 के नीचे 0 और थर्ड रो का भी लीडिंग एलिमेंट 1 बना दिया है हमने। हाँ जी, तो ये तो बन गई है क्या, ये तो बन गई है भाई हमारी इक्लॉन फॉर्म। अब आप इक्लॉन फॉर्म में आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, इक्लॉन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करवा दिया, रैंक नजर आया। इसका भी रैंक क्या है, कोई भी 0 रो नहीं आई है ना बाबा, तो 0 रो नहीं आई, इसका मतलब है तीनों जो है नॉन 0 रोज आई हैं। इसका मतलब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक जो है 3 है। तो हम लिखते हैं पहले रैंक ऑफ AB इज ऑल्सो 3 हियर, ठीक है। अच्छा, अब देखें A का जो रैंक था और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक था, दोनों 3 आए हैं। इसका मतलब क्या था, मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं। इधर देखें पहले आप, हमारा जो A का रैंक आया है वो भी 3 आया है और जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी हमने इस वक्त रैंक निकाला है वो भी 3 निकाला है। अगर दोनों जो आपके दोनों के रैंक हैं, A का भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी, दोनों इक्वल आ जाते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कंडीशन बताई थी, वो मैं वापस निकालती हूँ आपके सामने। लुक एट दिस, अगर आपका रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ AB दोनों बराबर आ जाएं, किसके बराबर आ जाएं, n के बराबर आ जाएं। एक तो बराबर आ रहे, दूसरा n के बराबर, क्योंकि इस सवाल में जो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, इस सवाल के जो अननोन्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो भी 3 है ना, तो 3 ही हमारा रैंक आया और 3 हमारा जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन ऑफ ये जो कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं और इनका जो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हेंस here we have rank of A equal to rank of AB which is equal to 3, और ये 3 हमारे क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ आप लिख लें 3 इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हैं दोनों के रैंक, अननोन्स की तादाद के बराबर है। इसका मतलब सो द सिस्टम हैज, पहले तो बताएं ये कंसिस्टेंट है, सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका एक ही सॉल्यूशन, यानी इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। और जो है हमारा, हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना फिलहाल। अभी जब सॉल्यूशन फाइंड करने को बोलेंगे तो वो बाकी के क्वेश्चंस में आपको करना होगा, वहाँ आप सीखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल अभी सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी ही डिटरमाइन करनी है हमने, और वो हमने कर ली है कि जनाब दोनों के रैंक्स बराबर आ गए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी, ओरिजिनल मैट्रिक्स का भी। तो इस तरह जो है दोनों सिस्टम जो हैं कंसिस्टेंट हुए, ये जो गिवन सॉल्यूशंस हैं, इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंट हो गई हैं, और जो है हमारा ये इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जनाब। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिख लूँ। चलिए जनाब, मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया है। अब इस सेकंड पार्ट पे भी हमने सेम वही सब चीज़ें जो है हमने करनी है जो अभी हमने की थी। सबसे पहले हम इस सिस्टम को भी कन्वर्ट करेंगे
ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू बी में कन्वर्ट करें, चलें करते हैं। कोफिशिएंट्स देखें, x का 1, y का 2, z का 1। सेकेंड रॉ देखें, x का कोफिशिएंट 2, y का 1 और z का भी 2। थर्ड रॉ देखें, x का कोफिशिएंट 2, y का 3, z का -1। ये हो गया ए मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। x में जो है आपने तमाम अपने वेरिएबल्स रखने होते हैं जो कि यहाँ पे वही x y z हैं, और इक्वल टू राइट साइड पे आपके कांस्टेंट का मैट्रिक्स बनेगा 2, -1 और 9, जो कि आपका बी मैट्रिक्स है। चलें जनाब, ए एक्स इज इक्वल टू बी बना लिया है। अभी हमने क्या करना है, हमने देखना है किसका रैंक ए का, और इसके बाद जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे हम इस कॉलम को ऐड करवा के, इसमें शामिल करवा के उसका भी रैंक। तो पहले हम इसका रैंक देखेंगे। मैं फिर से यही बात कहूंगी क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट से भी देख सकते हैं कि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का रैंक वही है जो इसका ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर है 3/3 का ऑर्डर है, मतलब 3 इसका ऑर्डर है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चेक कर लेते हैं इसका, अगर डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं आता तो इसका रैंक भी वही होगा। इसका रैंक, अच्छा मैं जो है पहले चलें इसके एलिमेंट्स लिखते हैं। 1 2 1 2 1 2 2 3 -1। डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट रॉ से एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 फर्स्ट एलिमेंट, 1 की पोजीशन डिलीट की, 1 2 3 -1 बचा, 1 2 3 -1। अच्छा सेकेंड एलिमेंट देखें, 2 है लेकिन हमने बीच में क्या लगाना है, माइनस, फॉर्मूले की वजह से जो डिटर्मिनेंट का हमारा तरीकेकार है। अच्छा इसकी भी पोजीशन को हाइड कर लिया, 2 2 2 -1 2 2 2 -1। इसी तरह तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट 1, और 1 की भी पोजीशन को हाइड कर लिया, 2 1 2 3 2 1 2 3। चलें जनाब, तो लेट्स सी क्या आ रहा है इसका आंसर। 1 1 = 1, माइनस का 1, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 2 3 = 6। ऐसे ही नेक्स्ट 2 1 = 2, माइनस का 2, फॉर्मूले का माइनस, 2 2 = 4, और प्लस 2 3 = 6, फॉर्मूले का माइनस, 2 1 = 2। यह आ रहा है -7, और माइनस का 2 माइनस का 4 -6 हो गया, और माइनस का 6 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 2 = 12, पॉजिटिव 12, और 6 - 2 हो गया 4। तो 12 + 4, अच्छा चलें ये देखें, -7 + 12 ये हो गए 5, और 5 + 4 हो गया 9, जो कि 0 नहीं है। अब जबकि ये 0 नहीं है, इसका मतलब जो आपका मैट्रिक्स ए है उसका रैंक वही होगा जो इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर है 3/3 का, तो इसका मतलब है इसका रैंक हुआ 3। तो इसका तो रैंक आ गया ए मैट्रिक्स का। अब हमें बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका भी रैंक फाइंड करेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ए मैट्रिक्स में आपने ये आखिरी कांस्टेंट का जो कॉलम है, इस कॉलम को इसमें शामिल करवाना है। तो पहले तो ए मैट्रिक्स लिख लें, 1 2 1 2 1 2 2 3 -1 लिख लिया भाई ए मैट्रिक्स। इसको शामिल कर लें एज अ फोर्थ कॉलम, 2 -1 9, ये चौथे कॉलम के तौर पे हमने इसको इसमें शामिल कर लिया। तो ये ऑगमेंटेशन हो गई है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब हमें इसका भी रैंक निकालना है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है इसीलिए इसका रैंक हम इक्लॉन फॉर्म के जरिए ही मालूम करेंगे। उसी तरह कर सकते हैं, तो वी रिड्यूस इट इन द इक्लॉन फॉर्म, वी रिड्यूस ए बी इन द इक्लॉन फॉर्म, यानी हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे पहले। चलें स्टार्ट करते हैं इसकी। अच्छा पहले तो मैट्रिक्स दोबारा से लिखते हैं, उसके बाद शुरू करवाएंगे। या चलें ए मैट्रिक्स लिखा हुआ ही है, इक्लॉन फॉर्म बनाते हैं इसकी। देखें भाई, पहली रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 है, 1 के नीचे दोनों बनाने हैं हमने जीरोस। कैसे बनाएंगे, ये जो 2 है पहले इसको देखें, इस 2 के साथ अगर हम -2 यहाँ से 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के ले आएँ और इसमें आगे प्लस करवा दें तो ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो 2 है इसके पास भी -2 की नीड है, तो -2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा और इसमें आके प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम R2 में
प्लस करवाएंगे किसको, माइनस के 2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के, और बिल्कुल ऐसे ही R3 में भी प्लस करवाएंगे किसको, माइनस के 2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा के। ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि 2 के साथ में हमें -2 चाहिए, तो -2 जो हमें चाहिए होता है वही हम लीडिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो कि 1 होता है लीडिंग एलिमेंट हमारा, और आके इसमें प्लस करवा देते हैं। तो -2 की ही नीड है हमें। तो हम पहले फर्स्ट रॉ को सेम रखते हैं। अब शुरू करते हैं R2 से, -2 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं और R2 में प्लस करते जाएं। तो -2 1 था -2, +2 में ऐड हुआ 0, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4, 1 में ऐड हुआ -3, -2 1 था -2, प्लस के 2 में ऐड हुआ 0, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो गया -4, -4 -1 में ऐड हुआ -5। क्लियर है। ऐसे ही देखें R3 में, R3 में भी हमने यही करना है, माइनस के 2 को R1 से मल्टीप्लाई करवाना है और R3 में प्लस करवाना है। तो -2 1 था -2, +2 में ऐड हुआ 0, -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -4, 3 में ऐड हुआ -1, -2 1 था -2, -1 में ऐड हुआ -3। ऐसे ही -2 2 था -4 पॉजिटिव 9 में ऐड हुआ तो 5 आ गया। ठीक है जनाब। तो लीडिंग एलिमेंट 1 भी बन गया और 1 के नीचे जीरोस भी बन गए हैं। अब क्या करना है, अब हमें सेकंड रो को चेक करना है और उसका लीडिंग एलिमेंट बनाना है 1। तो देखें सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 तो नहीं है, -3 है। तो -3 को 1 कैसे बनाएंगे हम, -3 को -3 से डिवाइड करवा के बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम R2 को डिवाइड करवा रहे हैं -3 के साथ, ताकि इसको 1 बना सकें। तो पहले तो पहली रो को सेम रखें। अब R2 की डिवीजन करवाएं -3 के साथ। देखें 0 को डिवाइड करवाएंगे -3 के साथ 0 रहेगा, -3 के साथ डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, 0 डिवाइड होगा -3 के साथ 0 आ जाएगा, -3 के साथ डिवाइड होगा तो 5/3 आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा तीसरी रो फिलहाल सेम रहेगी, कुछ भी इसमें नहीं हो रहा। अब बारी है इसकी। लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया है दूसरी रो में, 1 के नीचे भी होना चाहिए 0। ये 0 कैसे बनेगा, ये माइनस का 1 है, अगर इसके साथ में प्लस का 1 कहीं से प्लस हो जाए तो ये जो लीडिंग एलिमेंट 1 है खुद अपने आप में ये इसमें आके प्लस हो जाएगा और ये इसकी जो है इसको 0 बना देगा। इसका मतलब मैं R3 में R2 को ऐड करवा रही हूँ। अच्छा ये मैंने ये R नहीं बनाया, हम रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हैं हम, R3 में R2 को ऐड करवा रहे हैं ताकि ये भी 0 बन जाए। तो एलिमेंट सेम लिखते हैं बाकी की दोनों रॉस के, क्योंकि सिर्फ हमें R3 में चेंज चाहिए। R3 में -1 +1 में ऐड होगा 0 बन जाएगा, 0 0 में ऐड होगा 0 ही रहेगा, -3 0 में ऐड होगा तो -3 ही रहेगा, और जब 5 5/3 में ऐड होगा तो लेट्स सी 5 + 5/3, 3 5 15, 15 + 5 20, 20/3 आ रहा है, 20/3। चलें जनाब, बन गया भाई 1 लीडिंग एलिमेंट और 1 के नीचे 0। अब बारी है तीसरी रॉ को देखें। तीसरी रॉ का लीडिंग एलिमेंट 1 नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो बनाएं इसको। कैसे बनाएंगे, इसको भी -3 से डिवाइड करवा देंगे ताकि ये भी 1 बन जाए। तो हम R3 को भी डिवाइड करवा देंगे -3 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 1 2, पहली रॉ, दूसरी रॉ। चलें तीसरी रो पे काम शुरू करते हैं। R3 को डिवाइड करवाते हैं -3 के साथ। जब 0 को डिवाइड करवाएंगे -3 के साथ 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, -3 के साथ डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, जो कि हम बनाना चाह रहे थे। 20 डिवाइडेड बाय 3 जब डिवाइड होगा -3 के साथ में तो ये हो जाएगा -20/9। सही है भाई, हाँ जी। तो 3 3 9 हो जाएगा, सही है ये, -20/9। लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया है। अब आप देखें तो ये आपका जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था ये आपका इक्लॉन फॉर्म में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका है, और इसकी जो नॉन ज़ीरो रॉज हैं ज़रा उनकी तादाद देख लें, तीनों नॉन ज़ीरो रॉज आई हैं, तीनों नॉन ज़ीरो रॉज आई हैं। इसका मतलब ये है कि इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक आपका वही आया है 3। रैंक ऑफ Therefore, rank of AB is equal to 3। इसका भी रैंक 3 आया था ना जी, इसका भी रैंक 3 आया, इसका भी रैंक 3 आया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी। हेंस रैंक ऑफ A
विच इज इक्वल टू हेयर रैंक ऑफ ए बी एंड बोथ आर इक्वल टू 3, और 3 ही ये नंबर ऑफ आपके अननोन्स हैं, 3 नंबर ऑफ अननोन्स। जब ऐसा हो कि आपके मैट्रिक्स का रैंक भी और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी दोनों बराबर आए, बराबर होने के साथ साथ अननोन्स के बराबर आए तादाद में, तो इसका मतलब है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं आपकी कंसिस्टेंट हैं। सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, यानी इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। और क्योंकि ये अननोन्स की तादाद के बराबर आया है एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन भी यूनिक होगा ना। और अगर इससे कम आता, यानी यहाँ पे इन दोनों के रैंक तो बराबर आ जाते, लेकिन अगर अननोन्स की तादाद के बराबर नहीं आते तो उस सूरत में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते। कंसिस्टेंट तो जब भी होती, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते। और अगर दोनों के रैंक इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी इनके सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। तो ये आपका डन हो गया, कंसिस्टेंसी आपने इसकी चेक कर ली है। क्वेश्चन 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं ज़रा क्वेश्चन लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। सॉल्व द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक किया कि कंसिस्टेंसी कैसे चेक की जाती है। सॉल्यूशन फाइंड नहीं किए थे हमने, सिर्फ ये देखा था कि सॉल्यूशंस इन इक्वेशंस का जो भी आपको गिवन है उनका आएगा या नहीं आएगा, वो कंसिस्टेंट हैं या नॉन कंसिस्टेंट हैं। सिर्फ ये चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिटरमाइन करना सीखी थी। अब सवाल आ गया है सॉल्व करने का, यानी कि अब आपको सिर्फ जो है कंसिस्टेंसी चेक करके नहीं दिखानी है, बल्कि एग्जैक्टली बताना होगा कि उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ क्या होंगी। वही आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। नॉन होमोजीनियस मैंने आपको फिर बताती चलूँ कि जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं ये नॉन ज़ीरो नंबर हैं, इसीलिए यानी ये तमाम के तमाम ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। और अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे वाले हैं, यानी कि एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यूज़ को फाइंड करने वाले हैं। अच्छा, मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके 4 मेथड हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इन सब में एक एक मेथड आपके पास आएगा। जो भी मेथड मेंशन है वो मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करें फिलहाल करंट क्वेश्चन की, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड की। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए से हमने इन जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है हम ज़ाहिर है इसको भी उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। इसमें इस मेथड के अंदर हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, इसलिए इसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सब स्टार्ट करते हैं। वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म, जैसे कि तमाम क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं, इसको भी उसी तरह ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम करते हैं, दैट इज ए मैट्रिक्स बनाते हैं पहले, फिर एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि हमारा वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होगा, देन बी मैट्रिक्स बनाएंगे जो हमारे कांस्टेंट का मैट्रिक्स होगा। तो पहले ए मैट्रिक्स बनाते हैं। एक्स का कोफिशिएंट देखें 1, वाई का 2 और जेड का 1। ऐसे ही दूसरी रो देखें, एक्स का कोफिशिएंट 2, वाई का -1, जेड का 1। ऐसे तीसरी रो देखें, एक्स का 1, वाई का कोफिशिएंट 1 और जेड का -1। तमाम कोफिशिएंट्स आ गए। ये एक्स मैट्रिक्स में आप अपने तमाम जो है वेरिएबल्स लिखेंगे, एक्स, वाई एंड जेड, क्योंकि आपके ये तीनों ही इसके वेरिएबल्स हैं, अननोन्स हैं। और जब का बी मैट्रिक्स से कॉलम मैट्रिक्स, इसमें आपने तमाम अपने ये कांस्टेंट्स जो हैं इसको लिखना है कॉलम मैट्रिक्स में, 8, 3 और 0। तो ये हमने लिख दिया 8, 3, 0। ठीक है जनाब, ये ए एक्स इज इक्वल टू बी में हमारा जो इक्वेशन था सिस्टम का, लीनियर इक्वेशंस का, ये हमारा कन्वर्ट हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्मेट में। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, क्योंकि ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, तो पहले मैट्रिक्स का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स जो है हमारा फाइंड होगा। अच्छा, अब क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स फाइंड करने में सबसे पहली चीज़ जो हमारी आ जाती है वो आती है डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट जो है हमारा 0 आए तो फिर ऑफकोर्स उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन
इसीलिए हमें चेक करना होगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है कहीं, या जो है नॉन सिंगुलर है। तो पहले इसकी सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी पे बात करते हैं, डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स को जो है एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1। ठीक है जनाब, अब मैं इसको एक्सपेंड करने लगी हूँ फ्रॉम द रॉ वन। ठीक है, R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 और 1 की जो है हमने पोजीशन जब हाइड कर ली है तो हमारे पास नज़र आ रहा है -1 1 1 और -1। तो ये हम लिख लेते हैं -1 1 1 और -1। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, फॉर्मूले का माइनस लगेगा सेंटर में। अब इस तरह हमने 2 की भी पोजीशन हाइड कर ली, तो एलिमेंट्स जो आपको रिमेनिंग नज़र आ रहे हैं 2 1 1 -1, तो 2 1 1 -1। इसी तरह लास्ट एलिमेंट +1 और इसकी भी पोजीशन को हाइड कर लिया हमने, तो 2 -1 1 1 2 -1 1 1। ठीक है जनाब, ये तमाम एलिमेंट्स आ गए। अब जरा इसका डिटर्मिनेंट हम चेक कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 +1, फॉर्मूले का माइनस लगाया बीच में, 1 1 ज़ा 1। इसी तरह आगे चलते हैं, -2 बाहर, 2 1 ज़ा 2, ये -2 आया, और 1 1 ज़ा 1 -1। ठीक है, फॉर्मूले का माइनस ये है। इसी तरह नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2, फॉर्मूले का माइनस लगाया, -1 1 ज़ा -1, तो वो माइनस माइनस यहाँ +1 हो जाएगा। और ये इस तरह, तो ये हो गया 0, ये -2 -1 हो गया -3 -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 +6 हो गया, एंड दिस इज 3, तो ये आ गया 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि इस डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब जो हम इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं ना, वो हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट मेथड से। बहरहाल ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको इक्लॉन फॉर्म में, जो आपको मेथड सिखाया गया इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी जो है इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो है सिंपल जो है हमने जो एडजॉइंट मेथड सीखा था वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एडजॉइंट मेथड ही मैं इन्वर्स फाइंड करूंगी उसमें, जिसमें हमारा एडजॉइंट अपॉन जो है डिटर्मिनेंट इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है, तो पहले हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो हम फॉर द एडजॉइंट ऑफ ए, हम सबसे पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। तो आपको मालूम है एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारा किसके बराबर होता है, तमाम हमने कोफैक्टर्स निकाल के उनका ट्रांसपोज करवाना होता है। तो कोफैक्टर्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, ये तमाम हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे और इनको ट्रांसपोज करवाएंगे। इस तरह जो है हमारा एडजॉइंट भी फाइंड हो जाएगा। तो चलें आइए कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। फर्स्टली वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स, वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स, देन इसमें आपके एडजॉइंट के फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं A11 से। ठीक है जनाब, A11 जो फॉर्मूला होता है कोफैक्टर्स का, आपको पता है वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, AIJ यानी कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो -1 पावर I + J MIJ होता है, राइट। ये हमारा जो हमने कोफैक्टर का फॉर्मूला सीखा है। अच्छा, अब जो है एक मिनट, हाँ जी, A11 हम कैलकुलेट कर रहे हैं। A11 जो है हमारा वो मैट्रिक्स जो है हम सामने रख लेते हैं, वैसे तो यहाँ भी रखा हुआ है, ये मैट्रिक्स वही A मैट्रिक्स है। चलें इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं, ये A मैट्रिक्स है आपका। ठीक है जनाब, तो A11 यानी कि ये वाली पोजीशन है आपकी 1 वाली, 1 ये वाला जो एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो -1 पावर I + J है, I और J आपके 1 1 ही हैं, तो 1 + 1 ही आ जाएगा। और जो माइनर बनेगा इसका, माइनर क्या बनेगा? माइनर जो है आपने इसका सब डिटर्मिनेंट होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो माइनर में हमने जो है वही वाला जो एलिमेंट है आपका, उसकी रॉ और कॉलम को डिलीट करके जो सब डिटर्मिनेंट आता है वो लिख लेते हैं। तो -1 1 और 1 और -1 यही आ रहा है, -1 1 1 और -1। ठीक है जनाब, तो ये हमारा पहला वाला एलिमेंट का कोफैक्टर, लेट्स सी क्या आ रहा है। -1 की पावर 2 होगी, यानी कि इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आएगा तो ये माइनस जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं। -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 +1, फॉर्मूले का माइनस लगाया बीच में, 1 1 ज़ा 1 और 1 -1 0 आ गया, ये पहला कोफैक्टर आया। ऐसे ही सेकंड कोफैक्टर देखते हैं, A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है जनाब, और 1 + 2 आने के बाद लेट्स सी, ये है आपका A12 की पोजीशन, ये वाला जो 2 है यहाँ पर। अब इस 2 की भी पोजीशन को अगर हम हाइड कर लें तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स रिमेनिंग है? 2 1 1 और -1, ऐसा ही है, यही आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। तो हम लिख लेते हैं 2 1 1 और -1। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। -1 की पावर 3 आ रही है, यानी कि क्यूब आ रही है, और क्यूब जब आपकी पावर ऑड नंबर होता है, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर हो, तो वो नेगेटिव में आंसर आता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट देखें,
2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 ज़ा 1। तो इस तरह ये आ रहा है -3 और वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 हो जाएगा। तो ये A12 भी हो गया। अब बारी है A13 की। अच्छा, A13 जो है ये वाला एलिमेंट है, तो A13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 3, क्योंकि हमारी यही पावर्स ऐड होती हैं, यही जो पोजीशन है पहली और तीसरी रो और कॉलम की, 1 + 3 हमने ऐड कर दिया और अब उसकी पोजीशन को डिलीट करें। लुक एट दिस वन। अच्छा, ये भी वही मैट्रिक्स है ना, तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ। ये इसका कॉलम को मैंने हाइड किया और ये इसकी रो को हाइड कर लिया। अब एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं 2 -1 1 और 1, 2 -1 1 और 1। चलें जनाब, -1 पावर 4 आ रही है, 4 मतलब एक इवन नंबर है, इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस। चलें अब सिंपल इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 1 1 ज़ा 1, लेकिन माइनस का 1 आ रहा है तो वो माइनस माइनस प्लस बना देगा 1 1 ज़ा। ठीक है मन, तो 2 + 1 हो गया 3, तो ये A13 भी आ गया। अब बारी है नेक्स्ट नंबर की, A14 नहीं है, सॉरी A21 है, क्योंकि हम सेकंड रो पे आ गए हैं। तो A21 की बारी है, यानी कि ये जो सेकंड 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये A21 की पोजीशन पे है। तो A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1। चलें इसकी पोजीशन डिलीट करें। इसका भी जो है हमने रो और इसका हमने कॉलम हाइड कर लिया है। एलिमेंट नज़र आ रहे हैं रिमेनिंग 2 1 और 1 -1। तो ये हम एलिमेंट लिख लेते हैं 2 1 1 और -1। ठीक है जनाब, तो इसको भी यस इसको -1 की पावर क्यूब है, क्यूब जो है नेगेटिव आ जाएगा साइन। 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, फॉर्मूले का माइनस, 1 1 ज़ा 1, और ये माइनस का 3 आएगा सम करके और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 बन जाएगा। तो ये इसका भी डिटर्मिनेंट आ गया। अब बारी है A22 की पोजीशन की। तो A22 जो है आपका ये वाली पोजीशन है, इसकी रो और इसका कॉलम जब हम हाइड कर लेंगे तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट नजर आ रहे हैं? लुक एट दिस वन, आई एम हाइडिंग विद द हेल्प ऑफ दीज मार्कर्स। चलें अब आपको नजर आ रहा है इसकी मैंने रो और कॉलम को हाइड कर दिया। कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं बच गए हैं? कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं 1 1 1 और -1। तो हम लिख ले देंगे। अच्छा, A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2। कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे थे? 1 1 एंड 1 -1। ठीक है जनाब, चलें -1 की पावर 4, यानी कि इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 1 ज़ा -1, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 1 1 ज़ा 1, और ये आ गया इस तरह माइनस का 2, ये आ गया सेकंड कोफैक्टर भी आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर A23 पर, और A23 की जो पोजीशन है वो ये वाला 1 है। अच्छा, इसकी भी पोजीशन को हाइड करते हैं, इसकी रो और इसका कॉलम हमने हाइड कर लिया। एलिमेंट्स कौन से बचे? 1 2 1 1। तो हम इसको भी लिख लेते हैं -1 पावर 2 + 3। कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे थे? 1 2, ये हमने रो और ये कॉलम कट की, 1 2 1 1 1 2 1 1। चलें जनाब, -1 की पावर 5, यानी कि ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन बाहर आएगी। 1 1 ज़ा 1 -2 1 ज़ा 2, तो ये भी आ रहा है -3, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस +3 आ रहा है। ठीक है जनाब, A23 भी हो गया। अब बारी है थर्ड रो को स्टार्ट करने की, कोफैक्टर्स, यानी कि A31 ये पोजीशन है, ये वाली 1। तो इसकी भी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। एलिमेंट्स कौन से आएंगे? 2 1 -1 और 1। तो A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे? once again I'm hiding 2 1 -1 and 1. So 2 1 -1 1। ठीक है जनाब, सो लेट्स सी, -1 पावर 4 इवन नंबर है तो इवन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 1 1 ज़ा 1, लेकिन वो माइनस आ रहा है ना 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा जो कि 3 हो गया। चलें जनाब, A31 भी हो गया। अब बारी है A32 की, यानी कि इस वाली पोजीशन की। तो इसकी भी थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हम हाइड करेंगे। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम को हाइड करने के बाद कौन सा एलिमेंट बच रहे हैं? 1 1 2 1। तो हम इसको भी लिख लेंगे A32 इज इक्वल टू, आई थिंक आई नीड टू लिटिल मूव दिस पेपर अप, या सो -1 पावर 3 + 2 एंड, हाँ जी, दोबारा से करते हैं इसकी पोजीशन हाइड। ये हमारी थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हमने हाइड किया, 1 1 2 1। ठीक है जनाब, 1 1 2 1।
सो ये क्या आ गया, लेट्स सी, -1 पावर 5 है ना बाबा, तो 5 की वजह से ऑड नंबर है तो माइनस साइन आएगा बाहर, 1 1 ज़ा 1, बीच में फॉर्मूले का माइनस लगाया, 2 1 ज़ा 2, तो ये 1 -2 आ रहा है, 1 -2 का मतलब ये हुआ, वेट अ मिनट, ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था ना, अच्छा हुआ अभी मैंने देख लिया, 1 - 2 जो है -1 के बराबर होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि ये 1 आएगा, दिस वन विल बी +1, और ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है, 1 - 2 जो है -1 के बराबर आएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा, ये मिस्टेक थी, अच्छा हुआ अभी हमने देख लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं लास्ट A33 पर, कहाँ चले गए हम, A33 जो है थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे 1 2 एंड 2 -1, 1 2 2 -1, ये एलिमेंट्स आएंगे। तो लास्ट हम कोफैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं A33 का, तो इक्वल है -1 3 + 3, ठीक है जनाब, और इसकी भी पोजीशन को डिलीट करके हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, 1 2 2 -1, तो हम लिख लेते हैं 1 2 2 -1, ठीक है जनाब। तो -1 की पावर इवन नंबर आ रहा है 6, तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ रहा है -5। ऑल राइट, चलें जनाब, तमाम कोफैक्टर्स आ गए हैं। अब इन कोफैक्टर्स को इनकी एडजॉइंट के फॉर्मूले में हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा ये फॉर्मूला है एडजॉइंट का, तो मैं इसको रखती हूँ ऊपर, ठीक है जनाब। चलें तो हम आ जाते हैं एडजॉइंट पर। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, तमाम कोफैक्टर्स के एलिमेंट्स लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं A11 की पोजीशन से, इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। A11 जो है आपका क्या आया था, A11 आया था आपका, जी जनाब, A11 की क्या वैल्यू आई, 0, तो ये 0 आ गया। सेकंड A12 की 3, ठीक है, A13 की 3, A21 की 3, और A22 की -2, A23 की 1, A31 की 3, A32 की 1 और A33 की -5। अच्छा, तमाम जो है कोफैक्टर्स हमने लिख लिए हैं, लेकिन अभी जो है इनका फाइनली हमने ट्रांसपोज भी करवाना है, ठीक है। तो ये नहीं भूलें कि तमाम कोफैक्टर्स हमने एडजॉइंट के फॉर्मूले में लिख के ट्रांसपोज भी करवाने होते हैं, तब जाके वो हमारा जो एडजॉइंट है वो कंप्लीट होता है। तो जो है इस तरह से लेट्स डू द ट्रांसपोज, एंड आई थिंक जो है इसका ट्रांसपोज भी यहाँ मुझे सेम ही नज़र आ रहा है। लेट्स डू इट। 0 3 3 जो फर्स्ट रॉ है हम इसको फर्स्ट कॉलम की प्लेस पे लिख देते हैं। इसी तरह जो सेकंड रॉ है 3 -2 और 1, इसको सेकंड कॉलम की प्लेस पे लिख देते हैं, और थर्ड रॉ 3 1 और -5 इसको हम थर्ड कॉलम की प्लेस पे लिख देते हैं, ठीक है जनाब। तो ये इस तरह से हमारा एडजॉइंट कंप्लीट हो गया, और देखें ये एग्जैक्टली वही आया है, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स था जो इस वक्त आया था हमारे पास। ओके जी, तो एडजॉइंट भी हो गया है। अब फाइनली हम आ सकते हैं ए इनवर्स के फॉर्मूले पे, एंड वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जनाब। तो एडजॉइंट जो है डिवाइड होगा डिटर्मिनेंट से, तो एडजॉइंट तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, और डिटर्मिनेंट भी हमें पता है क्या आया था। देखते हैं इस क्वेश्चन को ऊपर वापस से करके, मेरा ये सॉरी जी, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आया था 9, राइट। तो ये 9 हमारा डिटर्मिनेंट आया था इसका, तो हम तमाम एलिमेंट्स को डिवाइड करवा लेंगे 9 से, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट के एलिमेंट्स हैं। 0 डिवाइडेड बाय 9 जो है क्या होगा, 0 ही रहेगा। 3 डिवाइडेड बाय 9 पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर करवा लूँगी। देन अगेन 3 डिवाइडेड बाय 9, एंड दिस इज ऑल्सो 3 डिवाइडेड बाय 9, -2 डिवाइडेड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय 9, एंड 3 डिवाइडेड बाय 9, 1 डिवाइडेड बाय 9, एंड -5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है जनाब। तो ये तमाम एलिमेंट्स आ गए। अच्छा जी, लेट्स सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। तो 0 ही रहेगा। अच्छा, 0 पे भी आप लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन ऑफ कोर्स वो 0 से डिवाइड होने के बाद 0 ही आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 9 1/3 आ जाएगा। सेम हियर 1/3,
same here 1/3 and this will be same -2/9 and 1/9 भी same रहेगा and this is 1/3 again 1/9 and -5/9. ठीक है जनाब, तो फाइनली ये जो है हमारा जो है इन्वर्स आ गया. अब ये लास्ट स्टेप पर हमारे हैं क्योंकि हम जो है फाइंड कर रहे थे अननोन्स. तो अननोन्स जो है हमारे एक्स वाई जेड एक्स के वो कैसे आएंगे, वो ए इन्वर्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा के आएंगे. अच्छा, बी ए इन्वर्स जो है अभी हमारे पास आ चुका है और बी इन्वर्स जो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, जो कि यहाँ पर मैं वापस से एक बार ऊपर कर लेती हूँ इसको क्वेश्चन को. ये देखें, तो ये बी मैट्रिक्स आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये हमारा बी मैट्रिक्स था, ऐसा ही है. तो 8 3 0 जो हमारे कॉलम्स का मैट्रिक्स था ये हमारा बी मैट्रिक्स है. तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स की जगह अब हम एक्स का मैट्रिक्स लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इन्वर्स को मैं दोबारा से लिख रही हूँ 0 1/3 -2/9 1/9 1/9 एंड -5/9, जिसको हमें मल्टीप्लाई करवाना है बी मैट्रिक्स के साथ. और बी मैट्रिक्स क्या है 8 3 0. तो लिख लेते हैं 8 3 0. चलें जनाब, फाइनली हम लास्ट जो है स्टेप्स की जाने मूव कर रहे हैं. अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ हमारी इस तरह से जो है एक्स वाई और जेड जो हमारे वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी. तो मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं. मल्टीप्लिकेशन किस तरह करवाई जाती है, रॉ हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है. तो 0 8 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा. 1/3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल 1 आ जाएगा. और 1/3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा. ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड जो हमारी रॉ है इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं कॉलम से. तो 1/3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8/3 आ जाएगा. माइनस का 2/9 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 3 3 ये आ जाएगा माइनस का 2/3 एंड दिस विल बी 1/9 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा. ठीक है जनाब, इसी तरह से तीसरी रॉ को भी देख लेते हैं. 1/3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 8/3 आएगा. 1/9 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिलेशन होगी 3 और ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा. और ऐसे ही माइनस का 5/9 भी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा. और फाइनली लेट्स सी ये आ गया 1. अच्छा, 8 - 2 ये हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ जाएगा ये. और ऐसे ही 8 + 1 9 एंड 9 डिवाइडेड बाई 3 3 आ जाएगा. तो एट द एंड वी हैव सीन कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आ गई. सो दिस इज़ द आंसर. ठीक है जनाब, तो बहुत इजी मेथड है क्योंकि हमें इन्वर्स ऑलरेडी सबको निकालना आता है. स्टूडेंट्स आप लोग सीख चुके हैं, तो जो है इन्वर्स मेथड बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट आपको अब नहीं लगेगा. अब मैं इसका जो है सेकंड पार्ट इसका लिख लेती हूँ जनाब. सेकंड क्वेश्चन जो है मैंने लिख लिया है. अच्छा, अब इस सेकंड क्वेश्चन में भी जो है हमने सबसे पहले इसको ax = b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. वी राइट द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन द फॉर्म ax = b. ठीक है जनाब, ax = b में इसको पहले कन्वर्ट करते हैं. दैट इज़ ए मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स मैट्रिक्स बनाएंगे, दैट विल बी द कॉलम 1 एंड बी मैट्रिक्स जो कि हमारे कॉन्स्टेंट्स पर मुश्तमिल होता है. तो पहले ए मैट्रिक्स को देखते हैं. कोफिशिएंट जो है इक्वेशंस के आपके, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, वाई का क्या है -1 और जेड का क्या है 2. सेकंड इक्वेशन देखें. एक्स के कोफिशिएंट को 1, वाई है 10 और जेड का कोफिशिएंट है -3. और इसी तरह थर्ड इक्वेशन को देखें तो एक्स का कोफिशिएंट है -1, y का है 1 और z का भी है 1. अच्छा, और x y z जो है हमारा इसके अंदर आ जाएंगे तमाम हमारे वेरिएबल्स. ठीक है, x y z जो कि हमारा x मैट्रिक्स है और जो कैपिटल B मैट्रिक्स है हमारा वो हमारे कांस्टेंट्स पर है 4 10 और -6. तो 4 10 और -6. अच्छा, अब ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है तो हमने डेफिनेटली जो है सबसे पहला काम जो है ये करना होगा कि इसका इन्वर्स फाइंड करना होगा. तो इन्वर्स के लिए पहली चीज़ आती है डिटर्मिनेंट. तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं इसका. डिटर्मिनेंट में दोबारा से लिख लेते हैं तमाम एलिमेंट्स. 2 -1 2 1 10 -3 -1 1 एंड 1. चलें इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रॉ से. तो पहला एलिमेंट 2 की पोजीशन को डिलीट किया तो 10 -3 1 1 10 -3 1 1.
सेकंड एलिमेंट क्या है, माइनस का 1 है, तो फॉर्मूले का पहले माइनस लगाते हैं और फिर माइनस का 1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है जनाब। और अब इसकी भी पोजीशन को जब हमने हाइड कर दिया तो एलिमेंट्स हमारे पास आए 1 माइनस का 3 माइनस का 1 और 1, 1 माइनस 3 माइनस 1 और 1। और इसी तरीके से लास्ट हमारा जो एलिमेंट है 2, इसकी भी पोजीशन को जब हमने हाइड किया तो इसकी भी कॉलम और रो को हाइड करने के बाद जो एलिमेंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं वो हैं 1, 10 माइनस 1 और 1, ये चारों एलिमेंट्स। ठीक है, 1, 10 माइनस का 1 और 1। ठीक है जनाब, सारे एलिमेंट्स आ गए। चलें अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, 10 1 ज़ा 10, फॉर्मूले का माइनस, माइनस 3 1 ज़ा माइनस का 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1, पॉजिटिव 3 आएगा तो जस्ट 3 लिख लेते हैं। इसी तरीके से और आगे चलते हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, 10 1 ज़ा 10 बट माइनस 10। ओके, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 10, तो ये आ रहा है 10 प्लस 3 13, 2 ज़ा 26 एंड दिस इज़ माइनस 2 एंड दिस इज़ 10 प्लस 1 11, 11 2 ज़ा 22, तो 26 माइनस, एक मिनट में कैलकुलेटर पर चेक कर लूँ, 26 माइनस 2 प्लस 22, ये आ रहा है हमारे पास 46। ठीक है जनाब, तो ये 46 हमारा डिटर्मिनेंट आ गया जो कि 0 नहीं आया है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है एडजॉइंट। चलें जनाब, एडजॉइंट हम फाइंड करेंगे ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए, जो किसके बराबर होगा हमें पता है, हमें तमाम के तमाम कोफैक्टर्स निकालने होते हैं और उनको ट्रांसपोज करवाना होता है। तो कोफैक्टर्स यानी कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, तमाम कोफैक्टर्स निकालेंगे और आखिर में उनको ट्रांसपोज करवा लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं A11 से। A11 इज इक्वल्स टू -1 पावर 1 + 1। चलें इसका भी माइनर निकालते हैं। A11 जो है आपका कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, या ये यहाँ देख लें। चलें जो 2 है पहला एलिमेंट है A11, इसकी पोजीशन डिलीट करनी है आपने, इसकी कॉलम को भी और रो को भी। तो एलिमेंट्स कौन से आपको सब डिटर्मिनेंट में नज़र आ रहे हैं, 10 - 3 1 1, तो हम लिख लेते हैं 10 - 3 1 और 1। चलें सिंप्लीफाई करते हैं, -1 की पावर 2 यानी कि इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। 10 1 ज़ा 10, फॉर्मूले का माइनस लगाया, -3 1 ज़ा माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये इस तरह से 10 + 3 आ गया 13, ये आ गया पहला कोफैक्टर। अब सेकंड कोफैक्टर फाइंड करते हैं जो कि 1 2 की पोजीशन पर है। अच्छा, 1 2 की पोजीशन जो आ रही है उस पर एलिमेंट आ रहा है आपका -1, तो -1 की पोजीशन को अगर हम डिलीट कर लें तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, 1 -3 -1 और 1। तो ये लिख लेंगे हम, A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2। एलिमेंट्स कौन कौन से थे दोबारा से देख लेते हैं, 1 -3 -1 और 1, 1 -3 -1 और 1। ठीक है जनाब, तो -1 की पावर क्यूब आ रही है तो ऑफ कोर्स माइनस आएगा बाहर, 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, -3 1 ज़ा -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, पॉजिटिव 3 आ जाएगा जस्ट। तो 1 - 3 माइनस का 2 आया और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव 2। ये हो गया दूसरा भी कोफैक्टर। अब तीसरे की तरफ चलते हैं, 1 3। 1 3 की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये 2 आ रहा है। इसकी भी पोजीशन को अगर हम हाइड करेंगे, इसकी कॉलम और इसकी रो अगर हम हाइड कर देंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 10 -1 और 1। तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 + 3 1 10 -1 एंड 1 -1 एंड 1। चलें जनाब, इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, सो -1 की पावर 4 यानी कि एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, 1 1 ज़ा 1, फॉर्मूले का माइनस, 10 मल्टीप्लाइड बाय -1 -10, तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 10 हो जाएगा। और इस तरह से इसका भी तीसरा कोफैक्टर आ गया 11। ऑलराइट, अच्छा अब चलते हैं चौथे कोफैक्टर की तरफ यानी कि A21 की पोजीशन पे। और A21 की पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 1। इस 1 को पोजीशन को अगर हम डिलीट करें यानी कि सेकंड रो और पहली कॉलम को डिलीट करें हम, तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट्स बच जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो A21 की पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। आई होप यस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सो -1 पावर 2 + 1, कौन कौन से एलिमेंट बच रहे थे दोबारा देख लेते हैं, -1 2 1 1, -1
2 1 1। चलें जनाब, तो -1 की पावर क्यूब आ रही है, यानी कि माइनस आ जाएगा बाहर। -1 1 ज़ा -1, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया माइनस का 3 और माइनस के से मल्टीप्लाई होगा तो +3। तो ये आ गया हमारा चौथा कोफैक्टर। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कोफैक्टर की तरफ, जो कि होगा A22। इसको मैं ऊपर रख लेती हूँ। ठीक है जनाब, A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2। चलें इसको वापस से नीचे कर लेते हैं। A22 की पोजीशन पे हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 10, तो इस 10 की पोजीशन को भी डिलीट करें, यानी कि सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। एलिमेंट्स कौन से रिमेनिंग रहेंगे? 2 2 -1 और 1। तो लिख लेते हैं 2 2 -1 और 1। सिंप्लीफाई करते हैं। -1 की पावर 4 है, जो कि इवन नंबर है, तो पॉजिटिव रहेगा। 2 1 ज़ा 2, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 यानी कि 4। ये हो गया हमारा A22 का कोफैक्टर। अब बारी है A23 की, यानी कि एलिमेंट्स चेक करें। A23 की पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है? माइनस का 3 आ रहा है। इसकी पोजीशन को डिलीट करेंगे, इसका भी कॉलम, तीसरा कॉलम और दूसरी रॉ, यानी कि 2 3 की पोजीशन है। डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ये होंगे 2 माइनस का 1 और माइनस का 1 और 1, ऐसा ही है। चलें, तो हम A23 की पोजीशन पे आ गए हैं। -1 पावर 2 + 3। ओके, सो कौन सा एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे थे? अभी हमने चेक किया 2 -1 एंड 1। ठीक है जनाब, तो -1 की पावर 5 है, यानी कि ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। 2 1 ज़ा 2, फॉर्मूले का माइनस, माइनस मल्टीप्लाइड 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 +1, तो जस्ट 1 आ जाएगा। 2 - 1 1 हो गया, और 1 जो है बाहर के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1। ये हो गया हमारा 2 3 का भी कोफैक्टर। अब बारी है 3 1, यानी कि तीसरी रॉ के कोफैक्टर की। 3 1 की पोजीशन पे आ रहा है ये माइनस का 1। जब हम इसकी रॉ को और कॉलम को डिलीट करेंगे, थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आएंगे? -1 2 10 और -3। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1। और अभी हमने चेक किया तो हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट्स बच रहे हैं? -1 2 10 और -3, 10 और -3। ठीक है जनाब, तो -1 की पावर 4, यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा। -1 मल्टीप्लाइड बाय -3 +3 हो गया। फॉर्मूले का माइनस लगाया, 10 2 ज़ा 20, यानी कि -17। यह आ गया हमारा 3 1 का कोफैक्टर। अब बारी है A32 के कोफैक्टर की। 3 2 की पोजीशन पे कौन आ रहा है? ये 1 आ रहा है, तो 1 की पोजीशन को डिलीट करें, इसका कॉलम भी और इसकी रॉ भी। तो एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं? बचते हैं 2 2 1 और -3। तो A32 की पोजीशन पे -1 पावर 3 + 2 2 2 1 और -3। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 की पावर 5, यानी कि इवन नहीं, सॉरी, ऑड है। ऑड है तो माइनस साइन बाहर आएगी। 2 मल्टीप्लाइड बाय -3, माइनस का 6, फॉर्मूले का माइनस लगाया, 2 1 ज़ा 2। सो -6 और -2 कितने हो गए? माइनस का 8, और वो बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +8 हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लास्ट कोफैक्टर पर। तो ये वाला A33 की पोजीशन, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम। तो थर्ड रॉ और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आएंगे? जो बचते हैं 2 -1 1 और 10। तो हम लिख लेते हैं A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 3 2 -1 1 और 10। सही है जनाब। तो -1 की पावर 6, यानी कि इवन है तो पॉजिटिव आएगा। 2 10 ज़ा 20, फॉर्मूले का माइनस, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, इट्स -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 हो गया, और ये हो गया 21। तो तमाम के तमाम कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम लिख लेते हैं इसको एडजॉइंट के फॉर्मूले में। तो एडजॉइंट ऑफ A इज़ इक्वल टू, तमाम हमने कोफैक्टर्स लिखने हैं और उनको ट्रांसपोज भी करवाना है, डोंट फॉरगेट, क्योंकि ये मिस्टेक हम अक्सर कर सकते हैं जल्दबाजी में कि हम ट्रांसपोज करवाना भूल गए, सिर्फ कोफैक्टर्स लिख दिया, तो ये एडजॉइंट नहीं होता। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। A जो है हमारा 1 1 की पोजीशन से, A 1 1 पे कौन सा एलिमेंट आया है? 13, देन 1 2 की पोजीशन पे 2, देन
1 3 की पोजीशन पे 11, देन 2 1 की पोजीशन पे 3, देन 2 2 की पोजीशन पे 4। अब इसको नीचे रख लेते हैं, फ़िलहाल अभी इसका कोई काम नहीं है। हाँ जी, और 2 3 की पोजीशन पे -1, देन 3 1 की पोजीशन पे -17 और देन 8 एंड देन 21। अच्छा, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है हमसे? आई होप नहीं हुई है। ठीक है, सब कुछ सेट है। अच्छा, तमाम एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। अब हमने इसका ट्रांसपोज करवाना है। ट्रांसपोज करवाते हैं। तो ये जो पहली रो है आपकी 13 12 नहीं 12 नहीं है, 2 है। 13 2 और 11 इसको हम लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम पे। ऐसे ही सेकंड रो लिखते हैं 3 4 -1 सेकंड कॉलम पे, और थर्ड रो लिखते हैं -17 8 और 21, ये आ गया हमारा थर्ड कॉलम। ठीक है भाई, तमाम के तमाम जो है एलिमेंट्स हमारे आ गए, एडजॉइंट कंप्लीट हो गया। अब फाइनली हम आते हैं ए इनवर्स पे, जो कि हमने ये सारी जो कोशिशें इसके लिए ही की थी ना। हम एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करवा देंगे डिटर्मिनेंट से, ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। चलें जनाब, तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं आपके पास ए इनवर्स के आपके सामने, इसको डिवाइड करवाएंगे हम डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट देखें वापस से क्या आया था हमारे पास, 46 आया था। तो 46 से डिवाइड होगा हर एक एलिमेंट एडजॉइंट का। चलें, 13 को भी डिवाइड करवाना है 46 से, 3 को भी डिवाइड करवाना है, -17 को भी डिवाइड करवाना है, ऐसे ही इस 2 को भी, देन 4 का टर्न, देन 8 का भी टर्न, और 11 की बारी, फिर -1 की बारी, और 21 आखिरी नंबर, इसको भी 46 से डिवाइड करवाना है। तमाम के तमाम नंबर्स 46 डिवाइड होंगे, लेकिन अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि एक आपको पता है आखिरी स्टेप है। अगर आप चाहें तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर लें, लेकिन मैं समझती हूँ वो आखिर में हो जाएगी। हम आखिरी स्टेप पे पहले आ जाते हैं, जो कि है बिल्कुल आखिरी स्टेप, क्योंकि हमें अननोन्स जो हमारे वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर रहे थे, इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो हमारे जो x के जो एलिमेंट्स थे वो थे x y z, जिनकी वैल्यूज़ फाइंड हो रही हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने a इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाना है b के साथ। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इसको अब फ़िलहाल अभी सिंप्लीफाई ना करें भले, क्योंकि a इन्वर्स जो है वैसे भी b से ही मल्टीप्लाई होगा। तो a इन्वर्स के तमाम एलिमेंट्स दोबारा से लिख लें यहाँ पर। 13 डिवाइडेड बाई 46, 3 डिवाइडेड बाई 46, माइनस का 17 डिवाइडेड बाई 46, और ऐसे ही 2 डिवाइडेड बाई 46, 4 डिवाइडेड बाई 46, 8 divided by 46 and 11 divided by 46, -1 divided by 46 और 21 divided by 46। अच्छा जनाब, ये तो हो गया ए इन्वर्स। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, बी के साथ। बी मैट्रिक्स आपके पास था कॉलम वाला, देखें ऊपर वापस से, ये रहा 4 10 और माइनस का 6। ये जो कॉलम मैट्रिक्स था हमारा, ये बी मैट्रिक्स था। इसको हम वापस लिख लेते हैं इसके एलिमेंट्स में, 4 10 -6। सही है जनाब। चलें, अब मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल आखिरी स्टेप पर हम आ गए हैं। तो x y z इज़ इक्वल टू, चलें मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 13 4 ज़ा 52, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 52 ओके, डिवाइडेड बाय 46। इसी तरीके से 3 10 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 46, और -17 को हमने माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो पॉजिटिव 102 डिवाइडेड बाय 46। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि आप जो है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन ना करें। हो सकती थी कुछ एलिमेंट्स में, जैसे ये डिवीजन हो सकती थी, ये भी हो सकती थी, सिंप्लीफिकेशन इसकी भी हो सकती थी, लेकिन उससे ये होगा कि फिर आपके डिनोमिनेटर ज़ाहिर है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ आपको एलसीएम में थोड़ी सी जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी फ़िलहाल देखें, आपको तमाम के तमाम डिनोमिनेटर सेम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने किसी को भी कैंसिल यहाँ नहीं किया था। तो अब ये है कि क्विकली जो है हमारा हम डायरेक्ट प्लस करके इसका आंसर निकालेंगे। हमें एलसीएम पे कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस यही एक पर्पज़ था, मैंने आपसे कहा था यहाँ सिंप्लीफिकेशन ना करें, अदरवाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर यहाँ ये एलसीएम में थोड़ा ज़्यादा टाइम सर्व हो जाता है। चलें, ऐसे ही सेकंड रो की भी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं कॉलम से। तो 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 46, 4 10 ज़ा 40 डिवाइडेड बाय 46, एंड 8 6 ज़ा 48, तो माइनस का 48 डिवाइडेड बाय 46। अब आ रही है तीसरी ड्रॉ की बारी। तो 11 4 ज़ा 44 डिवाइडेड बाय 46, आपको नज़र आ रहा है, मैं हाँ जी नज़र आ रहा है स्क्रीन में। और माइनस का 1 10 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 46, और लास्ट 21 6 ज़ा 21
6 दिस इज़ -126 डिवाइडेड बाय 46। ठीक है जनाब, तो हम लेट्स सी कि हमारी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अब मैं इसको प्लस कर रही हूँ, 52 प्लस 30 प्लस 102, ये आ रहा है 184, और 184 को जब मैं डिवाइड करवा दूँगी 46 के साथ तो ये दे रहा है मुझे 4। ऑल राइट, अच्छा 80 प्लस 40 ये हो जाएंगे 48, और ये माइनस का 48, तो ये तो हो जाएगा 0। और लास्ट लेट्स सी, 44 माइनस 10 माइनस 126, ये आ रहा है माइनस का 132 डिवाइडेड बाय 46। एक मिनट, ये 126 ही आ रहा है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है? लेट्स सी वंस अगेन, 44 माइनस 10 माइनस 126, ओह सॉरी दिस इज़ -192 आ रहा है डिवाइडेड बाय 46, तो ये आ रहा है माइनस का 2। चले जनाब, मैं यही सोचूंगी बाकी के तमाम एलिमेंट्स तो ये आ रहे हैं। ये एक पॉइंट में आया तो थोड़ा सा एक क्लिक किया माइंड में, तो एक रीचेकिंग करने पे पता चल गया मैंने ही मिस्टेक की थी। हाँ जी, सो माइनस का 2, फाइनली आपने देखा XYZ जो है हमारी वैल्यूज़ आ गई 4, 0 और -2, एंड दिस इज़ द आंसर। हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो गया, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ आ चुकी हैं। और जनाब अगर आपको पसंद आया है मेरी टीचिंग का स्टाइल और आप चाहते हैं कि मैं इसी मोटिवेशन के साथ अपने इस काम को कंटिन्यू रखूं, तो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड एज मच एज यू कैन प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विद अदर स्टूडेंट्स, विद योर अदर क्लासमेट्स, ताकि जो है मेरी मोटिवेशन इसी तरह वक्त के साथ साथ मज़ीद बढ़ती रहे। अच्छा जी, तो इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की भरपूर कोशिश करूँगी। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।